चैप्टर 10 देख रहे हैं 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, यानी कि 18वीं शताब्दी के राजनैतिक समीकरण। ये जो डिस्कशन है इसका नाम तो आप देख रहे हैं 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस है, लेकिन असल में जो बात है वो है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की। मुगल एम्पायर खत्म हो रहा था, होने लगा था, सारी बात उसी की है, राइट। तो शुरुआती दौर पे आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मेशंस या फिर एक इवेंट के डेट्स हम थोड़े बहुत याद रखते हैं, जैसे 1526 और 1707, और इससे पहले अगर हम आ जाएं करीबन 1200। तो ये जो दरमियाना था, ये जो समय था, ये था दिल्ली सुल्तान्स का। और फिर 1526 में एक लड़ाई हुई जिससे मुगल बाबर की लड़ाई हुई लोदी से, और फिर 1526 में उनका आगमन हो गया यहाँ पे। 1526 से लेकर 1707 तक, इसके आगे भी चला, लेकिन ये जो समय है ये समय था बहुत बड़े बड़े शहंशाहों का, जिसमें हम बाबर जानते हैं, जिसमें हम जहांगीर है, हुमायूं है, अकबर है, औरंगजेब है, ऐसे तमाम लोगों को जानते हैं जिनका हमने नाम लिया है। लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आया जब औरंगजेब की हो गई मृत्यु, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल एम्पायर है वो जो अर्श पे था वो फर्श पे आने की कगार पे आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, उन सब की चर्चा है इस डिस्कशन में। यहां पर जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले आपको दिखाऊं कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं बन जाती, बड़ी मेहनत लगती है उसके लिए। तो मुगल एम्पायर, मुगलों को आपको शाबाशी देनी पड़ेगी। उसका कारण यह है कि उस जमाने में ना तो कोई पाकिस्तान था, ना कोई बांग्लादेश था, ना कोई हेट्रेड थी, ना कुछ थी। वहां पर केवल यह था कि भाई एक राजा है, उसको दूसरी जगह चाहिए, वो उस पर आक्रमण करता था। यहाँ का आदमी यहाँ आक्रमण करता था, जिसको जो चीज चाहिए होती थी वो उसको लेता था या मिलती थी, कोशिश करता था। वहां पर वॉर चलती थी, और वॉर बहुत नॉर्मल थी। आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है। तो आप ये समझिए कि इतना बड़ा एरिया, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं और ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है वो एक्सटर्नल बाउंड्री दिखाई गई है 1700 में, यानी मुगल एम्पायर इतना बड़ा था। अब जो हम आगे बात करने वाले हैं, मुगल एम्पायर में सभी आ रहे हैं। इस एम्पायर में कौन देख रहे हैं आप? सिख भी देख रहे हैं, जाट भी है, अवध वाले भी है, बंगाल वाले भी है, मालवा भी है, हैदराबाद भी है, मतलब दक्कन भी है। ये सब लोग थे, सब लोग, सब ग्रुप थे, सब अलग अलग, आप कहें कि छोटे छोटे एम्पायर इसके अंदर थे। और फिर सब पे कंट्रोल किसका था? मुगल एम्पायर का। तो हम खास तौर पे बात इन सब की करेंगे कि हुआ क्या, ऐसा क्या परिस्थितियां बनी जिनके कारण चीजें बिगड़ी या फिर मुगल एम्पायर का टूटना शुरू हुआ। तो समय की शुरुआत होती है खास तौर पे 1700 से लेकर 1800 के बीच में, यानी हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। जब हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं तो ये जो समय है इसने बहुत कुछ दिखाया, कई नई चीजें दिखाई, नए इंडिपेंडेंट स्टेट। इसका मतलब ये है कि नए क्षेत्र, नए किंगडम, नए राज्य बने। और उसके बाद बारी आई 1765 में। यहां आप देखिए एक और बढ़िया चित्र दिखाया गया है। ये है वो टेरिटरी जो ब्रिटिश कंट्रोल में थी, मिड 18, मतलब 1750। यहां पर अभी ये थोड़ा सा आराम से बैठे हैं, ये जो इलाका है ये लोग आराम से बैठे हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। अभी ये अपना धावा बोलेंगे, अपनी ये चाल चलेंगे, क्योंकि अभी ये केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, या कहें केवल एक व्यापारी के नाते आए थे। धीरे धीरे इन्होंने इन इलाकों पर कब्जा किया, ये इलाके इनके पास आए। ये 1750 की मैं बात कर रहा हूं तकरीबन। तो अंग्रेजों ने अब शुरुआत कर दी थी इस तरफ से, और मुगल एम्पायर के अंदर क्या हो रहा था उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ा एरिया, जो ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न क्या होता है देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो इसमें क्लियर लिखा गया है ग्रैब मेजर चंक्स। मेजर चंक्स मतलब पूरा एक एरिया नहीं, मतलब ये पार्ट ले लिया, ये पार्ट ले लिया, इस तरीके के कुछ एरिया इनके पास आ गए, बहुत बड़े इलाके थे। और उसके बाद बहुत ही कम समय में हमारा जो हिंदुस्तान है, या ये कहें कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, वो बहुत ही कम समय के अंतराल में चेंज हुआ, बदला।
और ये इतना तेज बदला कि इसमें बहुत सारे नए नए पॉलिटिकल ग्रुप्स या राजनीतिक समूहों का आगमन हुआ, वो जनरेट हुए, वो बने। तो हम जो बेसिक बात करना चाहते हैं वो किस समय की बात करना चाहते हैं वो देखिएगा कि जो पहला आधा भाग है, यानी अगर हम 1700 से 1800 के बीच में ही अपने आप को रखना चाहते हैं, तो जो पहला भाग है 1707 में क्या हुआ, ये साहब को देखिए, ये है औरंगजेब, AZB कर देता हूं, औरंगजेब थे। इसके बाद भी मुगल एम्पायर आया रहा, मुगल एम्परर्स रहे, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर अकबर ये औरंगजेब का नाम लिया जाए तो ये सबसे पावरफुल, मतलब घबराते थे लोग इनसे, मतलब पूरा का पूरा ये जो एम्पायर है बांध रखा था औरंगजेब ने। लेकिन कुछ गलतियां हुई, कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसके कारण इनके बाद जो भी लोग आए वो उतना अच्छे से नहीं चला पाए, या उनके पास ऐसे संसाधन नहीं थे जो वो कर पाए। तो हुआ ये कि 1707 में यहां पर औरंगजेब की मृत्यु होती है, और उसके बाद एक बैटल होता है यहां पर 1761 में। वो जो बैटल होती है, लड़ाई होती है, वो है पानीपत की लड़ाई, और ये फेज चेंज कर देता है इंडियन हिस्ट्री का। तो हम बात करेंगे कि मुगल एम्पायर में ऐसा हुआ क्या, और लेटर मुगल जिसको हम परवर्ती मुगल्स भी कहते हैं, हुआ क्या ऐसा। लेकिन इससे पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये बैटल ऑफ पानीपत क्या थी, क्या ऐसी लड़ाइयां हुई जिन्होंने परिवर्तन कर दिया। तो जो 3 लड़ाइयां हुई पानीपत में, उसने हिस्ट्री का रुख बदला है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। पहले बता दूं, ये दिल्ली है, दिल्ली के बारे में आपको पूरा आइडिया होगा, हमारी राजधानी है। इससे तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पानीपत है। ये जो पानीपत है, यहीं पे 3 लड़ाइयां लड़ी गई। पहली जो लड़ाई लड़ी गई वो थी बाबर और इब्राहिम लोदी। इसमें बाबर की विजय होती है, इब्राहिम लोदी हारते हैं। बाबर मुगल एम्पायर हिंदुस्तान में लेके आते हैं, सब कॉन्टिनेंट में लेके आते हैं। ये पहली ऐसी लड़ाई थी जहां पर गन पाउडर यानी बारूद का इस्तेमाल हुआ था, आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद दूसरी लड़ाई जो होती है वो होती है 1556 में होती है ये, और ये होती है हेमू और अकबर के बीच में। और यहां अकबर ये लड़ाई जीतते हैं। हेमू कौन है? इनको प्यार से बोला जाता था हेमू, क्योंकि इनका नाम था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य साहब थे ये। और यहां पर इनकी जो सिपह सालार थे अकबर के, जमान और बैरम खान, उनकी जीत दर्ज हुई। ये दूसरी लड़ाई थी पानीपत की। तीसरी जो लड़ाई हुई है पानीपत में ही, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो लड़ाई है अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। ध्यान रखिए कि ये लड़ाई कभी भी कोई 2 लोगों के बीच में नहीं कहलाती है, ये कहलाती है अफगान्स और मराठा के बीच में, क्योंकि अफगान के साथ 2 और लोग थे जो एलाइज थे इनके, मतलब जिन्होंने इनके साथ लड़ाई की। एक थे रोहेला, और जो दुआब रीजन के अफगान थे शुजाउद्दौला, जो नवाब थे अवध के, उन्होंने मिलके यहाँ मराठा से लड़ाई की। और मराठा की लड़ाई में जो सेनापति आगे आए, जिन्होंने एक मोर्चा संभाला, उनका नाम था सदाशिव राव। तो इनके बीच में लड़ाई हुई और अफगान जीते। तो ये 3 बैटल्स आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेने हैं, ताकि आपको पता रहे कि भाई चीजें चेंज कैसे हुई तीसरे बैटल पे। तो मैं बात कर रहा था कि जो क्राइसिस थी, क्या एम्पायर में क्या दिक्कत थी, तो एक एक करके मैं आप इसको बताऊंगा। सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? देखिए, मुगल एम्पायर ने जो सक्सेस अचीव की थी, शायद ही किसी एम्पायर, किसी साम्राज्य ने इस तरीके की उरूज यानी कि हाईएस्ट पीक कभी अचीव की। यहां पर शुरुआती दौर में बहुत बढ़िया चला, लेकिन औरंगजेब के बाद दिक्कतें शुरू हुई। पहली चीज ये थी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें, एक एक करके फैक्टर बात कर रहा हूं। औरंगजेब, ये जो औरंगजेब साहब आप देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया, यहां पर इनकी हो रही थी लड़ाई। किनके साथ लड़ाई हो रही थी? डेक्कन में। डेक्कन कहां है? अगर आपको ये इलाका मैं बताऊं, ये जो इलाका है डेक्कन का इलाका, हैदराबाद इसमें इंक्लूड कर लीजिए। हैदराबाद के हिसाब से याद रखिए आप, जो डेक्कन चार्जर्स आईपीएल में नहीं खेलते थे, हैदराबाद के ही थे ना। तो जो डेक्कन के लोग थे, या फिर वहां से जो उनके साम्राज्य से, उनके एरिया से जो इनकी लड़ाई चलती थी, उसके कारण इन्होंने जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, मतलब पैसा, और साथ में जो मिलिट्री रिसोर्स है, क्योंकि भाई आपको घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, आर्टिलरी चाहिए, गन पाउडर चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए।
तो सारी चीजें खत्म हो गई, डिप्लीट कर दी पूरी की पूरी। इन्होंने इस लड़ाई में झोंक दी। किन्होंने? औरंगजेब। औरंगजेब बहुत तगड़े आदमी थे, ये अगर कुछ ठान ले तो कर देते थे, मतलब अपनी जिद के पक्के थे। इस कारण से इन्होंने इस जिद के चक्कर में सारी चीजें खत्म कर दी। तो इसके बाद जो मुगल एम्पायर वाले आए, जो भी मैं उनको चेहरा दिखाऊंगा अभी आपको, उनका खजाना जो था वो खजाना खाली था, यानी उनके पास पैसे ही नहीं थे, उनके पास इतना रिसोर्सेज ही नहीं था कि वो दोबारा खड़े हो पाए, मतलब वो रेंगने को मजबूर हो गए जो इनके बाद आए। पहली प्रॉब्लम समझ गए आप कि इन्होंने दक्कन में जो दक्कन के साथ जो लड़ाई चल रही थी, या उस इलाके के लोगों के साथ या हुक्मरानों के साथ जो लड़ाई चल रही थी, उसमें पूरा का पूरा पैसा, अपना जितना संसाधन है वो उन्होंने खर्चा कर दिया। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, जो ये लोग आए, मतलब जो लेटर मुगल्स, LM लिखूंगा अब हमेशा मैं, परवर्ती मुगल्स, जो लेटर मुगल्स आए वो इतने पावरफुल नहीं थे या फिर वो कर नहीं पाए। कैसे? जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो एक अकबर का नाम आपको मैंने एक बार बार बताया है, जिस तरीके से उन्होंने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी, एक तरीका था उनका इतने बड़े इलाके में प्रशासन करने का, बहुत सुचारू और बहुत सजग ढंग से वो प्रशासन करते थे। यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो प्रशासन है वो ये कर नहीं पाए, बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि जो मनसबदार थे, देखिए यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपके माँ बाप हैं और यहां आपके बच्चे हैं, मतलब इनमें से आप भी हैं। अगर माँ बाप बच्चों पे ध्यान नहीं रखते हैं, माँ बाप ये नहीं देखते कि बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, किसके साथ घूम रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा नहीं, तो इन बच्चों में बिगड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। ये बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बाहर के जो फोर्सेस हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, गलत लोग। तो अगर माँ बाप चेक नहीं रखेंगे बच्चों पे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसी तरीके से अगर ये मुगल साम्राज्य का जो अधिकारी है या फिर मुगल सम्राट जो है वो अपने मनसबदारों पे कंट्रोल नहीं रखेगा तो मनसबदार बिगड़ जाएंगे। अगर इसको पता लग गया कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इसके पास कोई पावर भी नहीं है, ये तो बेकार आदमी है, तो वो अपने आप को राजा बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि वो बोलेगा कि ठीक है भाई, ये जब ये है ही नहीं तो मैं इस इलाके का राजा बन जाता हूँ, मैं किंग बन जाता हूँ। तो जो मनसबदार इन्होंने खुद बनाए थे, MSB लिख रहा हूं, वो इतने पावरफुल हो गए कि अब इनके हाथ में, लेटर मुगल्स के हाथ में कभी नहीं रहा कि इन मनसबदारों को संभाला जा सके, इनको किसी तरीके से कंट्रोल में लिया जा सके। वो उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया। तो एक तरीके से कहें कि प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक जो उसकी स्किल थी किनकी, लेटर मुगल्स की, वो उतनी अच्छी नहीं थी, ना वो रख पाए। ये मैंने आपको बताया। 3 बैटल आपको याद रखनी है। पहली बैटल जो है वो आपके बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर जीते, फिर हेमू और अकबर जीते, और तीसरी हुई अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी और मराठास के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीते। तो मैंने आपको बताया कि मनसबदार, MSB कर रहा हूं, और सूबेदार, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। और ये जो मनसबदार और सूबेदार थे, इन्होंने क्या किया कि सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया, चाहे वो रेवेन्यू हो। रेवेन्यू क्या होता है? देखिए, हमारा जैसे आजकल GST लगता है ना, GST टैक्सेस लगते हैं ना, तो अगर सरकार चलती है, अगर आप देख रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके लिए करोड़ों का हवाई जहाज है, वो कहां से आ रहा है? वो आपके पैसे से आ रहा है। ठीक है, जितने भी नेता, जितने भी विधायक, जितने भी लोग आलीशान तरीके से जी रहे हैं, रह रहे हैं, वो आपका पैसा है। क्यों? क्योंकि आप टैक्स देते हैं। तो जो आप टैक्स दे रहे हैं उसी को रेवेन्यू कहते हैं, उसी को कर कहते हैं। तो जमाने में क्या होता था, मान लीजिए आप कुछ, आपका जमीन है, चलो भाई इतना पैसा दो। आप कुछ मर्चेंट का काम करते हैं, सामान का खरीद फरोख्त करते हैं, चलो भाई इतना पैसा दो, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। तो रेवेन्यू और साथ में जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, उस जमाने में क्या था, मैंने आपको बताया था कि वॉर मेन चीज थी। ऐसा नहीं होता था कि भाई IT इंडस्ट्री खोल के कंप्यूटर पे काम हो रहे हैं। वहां तो या तो लड़ाई होती थी या खेतीबाड़ी और बाकी लेन देन का काम होता था, मर्चेंटाइजिंग का काम होता था। तो रेवेन्यू बेसिकली पैसा, और मिलिट्री किसी पे आधिपत्य करना है, अपनी वो जमीन चाहिए ना, जमीन से तो आपका कर आएगा वहां पर जो काम हो रहा है। तो मिलिट्री वाला काम, लड़ाई और योद्धा और लड़ाके और पैसा, इन सब की पॉसिबिलिटी, इन सब का प्रशासन जो है, इसको हम कहते हैं दीवानी और इसको कहते हैं फौजदारी। आजकल अगर आप दीवानी फौजदारी देखेंगे, कोर्ट में जाएंगे, दीवानी फौजदारी देखेंगे तो अलग हो जाता है। दीवानी मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल किसी ने किसी को धोखा दे दिया, और फौजदारी का मतलब इस तरीके से होता है कि किसी ने किसी को किल कर दिया, मार दिया, काट दिया, इस तरीके की चीज आती है। ऐसे थोड़ा सा इसको आप इधर उधर भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस जमाने में दीवानी फौजदारी का मतलब ये था कि भाई पैसा, रेवेन्यू, कर जो इकट्ठा करते हैं, जिस भी जगह के आप मालिक हैं,
और दूसरा होता था फौजदारी, यानी कि वहां आपके पास कितनी मिलिट्री पावर है। इससे क्या हुआ कि जब मनसबदार और कई सूबेदार उसके पास ये सब चीजें आ जाएंगी, तो जिसके पास पैसा आएगा, जिसके पास मिलिट्री आएगा, वही तो किंग बन जाएगा, वही तो सरदार बन जाएगा। तो इन लोगों के पास, जिनका नाम मैं ले रहा हूं, ये पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्री पावर्स, यानी कि राजनीतिक तौर पे और वाणिज्यिक और आर्थिक तौर पे और मिलिट्री के तौर पे, यानी कि जो इनके पास सेना थी उस तौर पे ये बहुत पावरफुल हो गए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि यहां से, एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां से पैसा जो जाता था दिल्ली वो बंद हो गया, यहां से जाता था पैसा जो दिल्ली वो बंद हो गया। यानी जो रेवेन्यू मिलता था, जो कर मिलता था किसको, दिल्ली को, मतलब लाल किले को, जहां एम्परर रहते थे, वहां पर जो पैसा आता था जिससे वो साम्राज्य चलाते थे, वो बिल्कुल खत्म हो गया या डिक्लाइन हो गया। अब इसमें एक और कारण जोड़ लीजिए। एक और कारण ये था कि रिवोल्ट होता था, रिबेलियन होता था। मान लीजिए आप किसी अपने, एक एग्जांपल लेता हूं, आप यहां पर है, दूसरा आदमी यहां पर, आप आज के जमाने में किसी को कहेंगे अपने साथ काम करने वाले को, ऐसे करो मेरे घर के लिए सब्जी ले आओ, ये कहो मेरा जूता साफ कर लो, तो ये बोलेगा नहीं साहब ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। आप ऐसा कुछ कहने को करेंगे, करने को कहेंगे, जो आदमी ये कर नहीं सकता वो आपके खिलाफ बात करेगा, आपको रिवोल्ट करेगा। वही काम यहां हुआ। जो पीजेंट्स हैं, यानी कि जो फार्मर्स हैं और जो जमींदार हैं, उन लोगों ने क्या किया, रिबेलियन किया, मतलब दे रिवोल्टेड। रिवोल्टेड मतलब क्यों रिवोल्ट किया, और खास तौर पे नदर्न और वेस्टर्न इंडिया, नदर्न ये इंडिया हो गया और ये वेस्टर्न इंडिया, ये लोग और ये लोग, ये जो इलाका है और ये जो इलाका है, यहां के लोगों ने बहुत ज्यादा रिबेलियन किया, विद्रोह किया। उसका कारण क्या था? सबसे पहला कारण तो ये था कि टैक्सेस। अब मान लीजिए आपके पास ये जमीन है और एक यहां पर किसान है, वो मान लीजिए 100 रुपए देता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं। आप एकदम से आए और आपने कहा ऐसा है 500 रुपए देना अगली बार से, वो कहेगा सर 100 रुपए ही बड़ी मुश्किल से कर पाता हूं, 500 कहां से दूंगा। बोले करना है, नहीं तो फिर चमड़ी उधेड़ेंगे तुम्हारी। फिर ये कहेंगे कि सर ऐसा है आप चमड़ी उधेड़ लो, क्योंकि जब जान से ही जाना है तो क्यों ना हम विद्रोह करके कुछ करें। तो इस तरीके से एक तो माउंटिंग टैक्सेस बताया गया है, पैसे बहुत बढ़ा दिए गए, कर बहुत बढ़ा दिया गया। दूसरा ये था, कभी कभी क्या करते थे कि जो सरदार थे, जिनको हम चीफ कहते हैं, चीफटेंस कहते हैं, तो ये जो चीफ लोग थे, ये अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए, अपनी जगह को, अपनी सत्ता को और प्रगाढ़ करने के लिए, स्थापित रखने के लिए या स्थापित करने के लिए ये रिवोल्ट करते थे। तो दो कारण से रिवोल्ट हो रहे थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रिवोल्ट कभी नहीं हुए। रिवोल्ट जो है वो जहांगीर के समय भी हुए, अकबर के समय भी हुए, बाबर के समय भी हुए, सबके समय हुए। लेकिन अब यहां पर क्या था कि ये जो रिवोल्ट या ये जो विद्रोह हो रहे थे, इसमें इन लोगों ने क्या किया, जो भी लोग ये अच्छे से चीफ कर रहा था, जो भी कर रहे थे, इन्होंने जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, जहां से भी धन आता था, पैसा आता था, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो जो धीरे धीरे जो मनसबदार हैं, गवर्नर्स हैं, सूबेदार हैं और जो ये जिनका नाम मैंने लिया चीफ लोग हैं, इनके हाथ में सत्ता जाने लगी। जो सत्ता किस तरीके से जा रही थी, वो पॉलिटिकल सत्ता भी जा रही थी, मतलब जो राजनीतिक पावर, इकोनॉमिक यानी जो कि राजस्व वगैरह भी इनके पास जा रहा था। तो ये जो इकोनॉमिक अथॉरिटी है ये भी इनके हाथ में जा रहा था। किनके हाथ में जा रहा था, फिर से बताता हूं, प्रोविंशियल गवर्नर, इसको आप मनसबदार ले लीजिए या फिर आप सूबेदार ले लीजिए। जो लोकल चिफ्टेंस है, यानी कि जो लोकल सरदार थे, ये सब लोगों के पास ये सत्ता धीरे 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 मुगल एम्पायर से, मुगल सम्राटों से इनके हाथ में जाने लगी। और ये कभी भी मुगल जो भी बाद में मुगल आए, वो इसको संभाल नहीं सके, वो इस पे चेक नहीं कर पाए, या वो उसके लिए बिल्कुल हाथ बांध के खड़े हो गए कि सर हम कुछ नहीं करेंगे। एक बड़ी अच्छी यहाँ पर स्टोरी बताई गई है कि रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स। इसका मतलब यह है कि बहुत अच्छी खेती होती थी, लेकिन पैसा जो है बेसिकली जो राज जिसका था, मुगल एम्पायर या मुगल राज का, उनके पास नहीं पहुंच पाया। अब इसमें जैसे कहते हैं ना, जले पे नमक छिड़कने वाला काम हुआ ये कि इतनी, मतलब एक तरीके से इनका पहले चेहरा देखिए आपको एहसास हो जाएगा। फर्रुख सियर, इनका हम नाम लेने वाले हैं। इनमें एक आएंगे आपके शाह आलम, इनका नाम रख दिया गया था शाह पालम, मतलब दिल्ली में जहां पर लाल किला है उससे पालम तक ही इनका राज है, ऐसा बोला जाता है मजाक के तौर पे। शाह पालम कहा जाता था इनको। रायसीना हिल से ज्यादा ये लोग आगे जाते नहीं थे
और ये सारे के सारे चाहे फारूक सियर हो, जिन जिन का मैं नाम लूंगा अभी, आलमगीर टू है, अहमद शाह है, ये सब आए तो थे लेकिन ये इतने पावरफुल नहीं रहे। अब इनमें इनकी गलती नहीं है, क्योंकि जब आपके पास पावर होता है, पैसा होता है, तब आप थोड़ा सा चौड़े होके बात करते हैं, जब नहीं है तो बेचारे क्या करेंगे। अब इनके जले पे नमक किसने छिड़का? दो साहब यहां पर देखिए, पहले इनका चेहरा दिखाऊं। पहले जले पे नमक छिड़का नादिर शाह ने, ये नादिर शाह देख रहे हैं। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी, मैंने जो आपको बताया, जो आपका तीसरा बैटल जो हुआ पानीपत। तो सबसे पहले ईरान के रूलर आए, ईरान के जो रूलर थे, शासक थे, उनका नाम है नादिर शाह, जो आप यहां पर चेहरा भी देख रहे हैं। इन्होंने क्या किया, ये आए दिल्ली, न्यू दिल्ली कह रहा हूं लेकिन वो दिल्ली आए, उस जमाने में न्यू दिल्ली नहीं हुआ करता था। दिल्ली आए और किस समय आए? 1739 में। इन्होंने जबरदस्त लूटपाट मचाई और ये अपने साथ जितना भी पैसा और जो भी कुछ मिला ये लेके चले गए। इसका मतलब ये है कि जो बेचारा बड़ी मुश्किल से खड़ा हो रहा था, उसको इन्होंने टांगे तोड़ दी। कैसे? क्योंकि जो ये लोग थे इनकी हालत वैसी खराब थी, और जब आप पूरा का पूरा लूट के चले जाएंगे तो क्या बचेगा? पहली चीज तो ये। उसके बाद बचा कुचा जो था वहां पर आ गए अहमद शाह अब्दाली या अफगान, ये आए अफगान से, अफगानिस्तान से, और इनका नाम है अहमद शाह अब्दाली, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं। और इन्होंने ये नॉर्थ इंडिया यानी कि इस इलाके में यहां से आए ये, और कितने बार इन्होंने आए, इसको इस तरीके से याद रखिए, 13 साल 5 बवाल, 13 साल 5 बवाल, मतलब 1748 से 1761 तक 13 साल के अंतराल में ये साहब 5 बार, एक दो बार नहीं, एक दो बार से खुश नहीं हुए, 5 बार आके इन्होंने अटैक किया, और इन्होंने भी वही किया जो नादिर शाह साहब करके गए थे। मतलब जिसको इन्होंने बिल्कुल लंगड़ा बना दिया था, इन्होंने इनको जमीन पे ला दिया। मतलब अब तो मुगल एम्पायर की हालत ही खराब हो गई। दूसरा ये था कि जो अलग अलग कारण मैं आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि जो एम्पायर था, इसमें ये होता था कि जैसे यहां पर राजा बैठा हुआ है, राजा के कोर्ट में क्या होंगे, यहां पर लोग बैठे होंगे, इनके मंत्री होंगे, वित्त मंत्री होंगे, जैसे अकबर के इसमें नवरत्न वगैरह नहीं थे। इसमें क्या हो गया कि जब ये बाद के लोग आए ना, बाद के लेटर मुगल, परवर्ती मुगल जब आए, तो एक कुनबा, एक ग्रुप बन गया ईरानियों का, ईरानियों का, एक कुनबा बन गया तुरानीस का। तुरानी मैं समझता हूं टर्किश और ईरानियन दोनों को कंबाइन कर दे, लेकिन इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वो टर्किश थे, तुर्की के। तो तुर्की हो गया, ईरानी हो गया, ये दो अलग अलग ग्रुप बन गए। तो जैसे कठपुतली का खेल नहीं होता है, जब रस्सा कशी का खेल खेलते हैं, तो रस्सा कशी के खेल में एक ग्रुप रस्सी खींचता है, दूसरा उसको रोकने की कोशिश करता है। तो ये जो मुगल सम्राट थे, कभी इनको ईरानी खींचते थे, कभी इनको तुरानी खींचते थे। तो बेचारे ये जो है ना, एक तरीके से कठपुतली बन के रह गए, पपेट बन के रह गए। यहां क्लियर लिखा है कि ये तुरानी, ईरानी और तुरानी के ये पपेट बन के रह गए। कौन? ये जो मुगल एम्पायर है, जिनका मैं नाम ले रहा हूं। अब सबसे बुरी बात क्या हुई, जिसे कहेंगे ना शर्म की बात क्या हुई? शर्म की बात ये हुई, आप जान के बड़ा आपको दुख भी होगा, क्योंकि मुगलों की हमें इज्जत इसलिए करनी चाहिए कि इन्होंने वाकई में हिंदुस्तान को वो सब चीजें दी हैं जिसपे हम आज रश्क करते हैं, जिसपे हम आप पूरे विश्व में आप लोग आपको किस नाम से जानते हैं? ताजमहल के नाम से जानते हैं। तो ताजमहल कहाँ है, किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। तो आपको बहुत लोग आपको अलग अलग तरीके की बात कहेंगे, इनके खिलाफ भड़काएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो हमको इज्जत करनी चाहिए, और हमको दुख इस बात का होना चाहिए कि जो बाद के मुगल एम्परर्स आए, इसमें फारूक सियर और उसके बाद आए आलमगीर टू। मैंने आपको चेहरा दिखाया था। ये जो फारूक सियर रहे 1713 और 1719 के बीच में, इस तरीके से आलमगीर टू जो रहे वो रहे 1754 से लेकर 1759 तक। इन दोनों को इन्हीं लोगों ने, किन लोगों ने, ईरानी या तुरानी, जो नोबल्स कहते हैं, जिनको हम नोबल्स कहते हैं, जिनको हम अभिजात वर्ग कहते हैं, जिनको वो कहते हैं जो इनके करीब थे, इन लोगों ने इन लोगों को फारूक सियर, ये फारूक सियर हो गए,
और ये आलमगीर II, इनको मार दिया, assassinated, killed, सही शब्द होगा, इन दोनों को मार दिया। किन्होंने? इन्हीं लोगों ने जिनकी कठपुतली बने हुए थे। और इसके आगे और बढ़िए, यहां तक बात खत्म नहीं हुई है। मैंने आपको बताया था अहमद शाह, मैंने आपको बताया था शाह आलम II। तो अहमद शाह रहे 1748 से लेकर 1754 तक, शाह आलम रहे 1759 से लेकर 1816 तक, और ये दोनों को अंधा कर दिया, ब्लाइंड कर दिया, आंखें फोड़ दी, आंखें निकाल दी। अब आप सोचिए कि किसी एक मुगल सम्राट, मतलब अकबर का रेन देखिए, औरंगजेब का रेन देखिए, उनका शासनकाल देखिए, और इन लोगों का देखिए कि किसी को मार दिया गया, किसी को अंधा कर दिया गया। और किसने किया? जो इनके अभिजात वर्ग थे, जो इनके नोबल्स थे, जो इनके दिल के करीब थे, जो इनके कोर्ट में बैठते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही, इसीलिए डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का। इसमें हम अगली स्पेसिफिकली जो बात कर रहे हैं, जो इसमें कहा नहीं गया है, टॉपिक में नहीं कहा गया है, लेकिन ये हम मुगल एम्पायर का जो एंड है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वहां उसके बाद क्या क्या हुआ, उस समय क्या क्या हुआ। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि धीरू भाई अंबानी हुआ करते थे, उन्होंने अथाह पैसा कमाया, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। उसके बाद उनके दो बेटे हुए, एक है अनिल अंबानी, एक है मुकेश अंबानी। दोनों ने, इन्होंने जो भी कमाया था उसके लिए इनकी मृत्यु के बाद कोर्ट में लड़ाई की, और अनिल अंबानी को कुछ मिला और मुकेश अंबानी को भी कुछ मिला। अनिल अंबानी आज बिल्कुल फर्श पर है, मुकेश अंबानी अर्श पर है, ये बहुत ऊपर जा चुके हैं, ये बेचारे बिल्कुल नीचे जा चुके हैं। कहने का मतलब ये होता है कि मुगल एम्पायर, या फिर कहें कोई एक एम्पायर जब एंड हुआ, तो किस तरीके से जो नीचे वाले लोग थे उन्होंने उसका फायदा उठाया, या फिर कोशिश की कि हमें मैक्सिमम जो चीजें हैं वो मिल जाए। तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि जो डिक्लाइन है मुगल अथॉरिटी की, क्योंकि आपको पता है कि मुगल एम्पायर खासतौर पे औरंगजेब के बाद बिल्कुल ही फर्श पे आ गया, बिल्कुल ढलान पे आ गया। तो यहां यह हुआ कि जो गवर्नर्स थे, जो बड़े बड़े इन्होंने प्रांत बना रखे थे, प्रोविंसेस बना के रखे थे, उसके जो गवर्नर्स हैं, इसके जो सूबेदार्स हैं, और जो जमींदार्स हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोशिश की कि ये अपना पावर, अपना पैसा, अपनी जमीन किसी तरीके से कंसोलिडेट करें, यानी कोशिश करें कि इनके पास मैक्सिमम जमीन हो जाए, मैक्सिमम एरिया हो जाए, और ये खुद का आधिपत्य शुरू करें, खुद का प्रांत, खुद का राज्य, खुद की पावर, खुद का किंगडम शुरू करें। जैसे मैंने बताया कि 18वीं शताब्दी के उस समय की हम जब बात करते हैं, तो मुगल एम्पायर धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गया, टूट गया, फ्रैगमेंटेड हो गया। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे स्टेट्स बने, बहुत सारे प्रांत बने, और इसमें जो मेन प्रांत बने उनकी अगर हम बात करें तो 3 मेन प्रांत हैं जिसकी हम चर्चा भी करने वाले हैं। और वो है, सबसे पहला आपका सादत अली खान अवध, मुर्शीद कुली खान बंगाल, आसफ जा हैदराबाद। तीनों को दिखा दूं आपको। मैं बात करता हूं अवध की, मुर्शिदाबाद, ये बात तो खैर मैं बताऊंगा मुर्शिदाबाद कैसे नाम आया, बंगाल की, और बात की जाएगी हैदराबाद की। ये तीनों कैसे बने, किसने बनाया? तो ये तीनों जो साहब आप देख रहे हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की। तो 3 जो इस ग्रुप्स थे, अब आप देखेंगे बहुत सारी जो डिस्कशन होगी उसमें आप देखेंगे तीनों की कार्यशैली, या तीनों कौन थे, या किस तरीके से राज्य बने, क्या इन्होंने परिवर्तन किए, वो बहुत कॉमन है। इसीलिए इसको कहा गया है ओवरलैपिंग ग्रुप्स। तो 3 ग्रुप्स जो बने वो ओवरलैपिंग ग्रुप्स होंगे, हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज ये है कि जो पुराने मुगल साम्राज्य की मैं बात करता हूं, उसमें अवध, बंगाल और हैदराबाद, और ये जो थे ये बहुत पावरफुल थे या पावरफुल हुए। 3 तरीके के छिन्न भिन्नता हुई। तो जैसे मैं बात करता हूं अवध, बंगाल और हैदराबाद की, तो जो मुगल एम्पायर के खत्म होने के बाद ये तीनों की अगर मैं नाम लूं, तो ये वो लोग थे, ये वो एरियाज थे जो बहुत पावरफुल थे। ठीक, कई हद तक ये इंडिपेंडेंट थे, और इन्होंने इंडिपेंडेंसी तो बनाई, टूटे, लेकिन फिर भी ये मुगल एम्पायर के साथ रहे।
मतलब मुगल एम्परर के साथ रहे, चाहे मुगल एम्परर कितना भी स्ट्रांग रहा, कितना भी वीक रहा। तो जो छिन्नता भिन्नता हुई, जो मुगल एम्पायर खत्म हुआ या टूटने लगा, तो उसमें 3 तरीके की टूट हुई। पहली तो समझिए आप, जो अवध बंगाल या हैदराबाद जैसे जो राज्य बने, उन्होंने अपने रिश्ते मुगल एम्परर से या मुगल एम्पायर से स्थापित रखे। दूसरे जो राज्य बने उनका क्या था, वो अपने आप इंडिपेंडेंट है। जैसे राजपूतों का क्या था कि राजपूतों के बहुत गहरे संबंध थे, उनकी बेटियां ब्याही हुई थी मुगलों के साथ। इसके अलावा राजपूतों का बहुत बड़ा ओहदा था, सूबेदार थे ये मुगल एम्पायर के साथ। तो इनको वतन जागीर दी गई थी, यानी कि आप इतना एरिया लीजिए और अपना राज करिए। तो इनके पास तो ऑलरेडी वतन जागीर थी, तो इन्होंने उसी को कंसोलिडेट किया, उसी को आगे बढ़ाया, और इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो मेवाड़ के जो किंग हैं और सवाई राजा जो है, इन्होंने किस तरीके से जोधपुर को आगे बढ़ाया, या फिर कहें कि ये जो जयपुर है अंबर, उसको आगे बढ़ाया। तो ये दूसरे तरीके के राज्य इसमें थे। तीसरे तरीके के राज्य वो थे जो बड़ी मुश्किल से मुगल एम्पायर ने इन पर कब्जा किया था, या उनको मराठाओं को, सिखों को और जाट्स को, इनको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल किया था। लेकिन ये होता ना कि ये बिगड़े बच्चे थे। बिगड़े बच्चे ऐसे होते हैं कि आप कितना भी कोशिश करें, वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो मुगल साम्राज्य में आ तो गए थे किसी न किसी तरीके से, लेकिन ये हमेशा मुगल एम्पायर को चोट पहुंचाने का, उसको तोड़ने का, या उनके ऊपर आक्षेप करने का पूरी कोशिश करते रहते, या ये कहें कि उनके चंगुल से निकलने की पूरी कोशिश करते रहे ये। तो इस तरीके का स्ट्रगल इनके बीच में हमेशा चलता रहा। मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, और मराठा, और जो मैंने आपको जाट और सिखों का नाम दिया। तो 3 तरीके की बात समझ गया। पहले वो जो बने, लेकिन उन्होंने मुगल एम्पायर के साथ रिश्ते कायम रखे। दूसरे जो ऑलरेडी वतन जागीर थे, जो जिनके पास ऑलरेडी राजपूत जैसे जो राज्य है, और फिर उन्होंने अपने राज्य बढ़ाए। तीसरे जो थे, जो पहले से ही उनकी खटपट थी मुगल एम्पायर के साथ, और जब देखा कि भाई इनके जो मुगल एम्पायर के जो राजा है वो तो वैसे ही वीक हो गए औरंगजेब के बाद, ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास कोई पावर है अब, तो ये वैसे ही निकलने की कोशिश करने लगे, और फाइनली निकले भी, राइट। और ये हमेशा मुगल एम्पायर से लोहा लेते रहे, जबकि किसी न किसी तरीके से मुगल एम्पायर के अंडर में आया करते थे। तो मैं शुरुआत करता हूं पहले से। पहला क्या हुआ, इसमें जो पुराने मुगल प्रोविंसेस हैं 18वीं शताब्दी के, इसमें जो 3 बन के आए, तो 3 निकल के आए, वो है अवध यानी कि ये इलाका, बंगाल यानी कि ये इलाका, और हैदराबाद जो आज एक केवल सिटी है, वो इतना ऐसा नहीं था, ये बहुत बड़ा एरिया था ये। तो इसमें कॉमन बात क्या है, इनको जो बनाया है वो किसने बनाया है। अब यहां पर मुगल बैठे हुए हैं, उनके एक दरबार लगा हुआ है, यहां पर एक आदमी, यहां पर एक आदमी, यानी कि मुगलों के बहुत करीबी लोग हैं ये। और मुगल इन पे बड़ा विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। ये मानते हैं कि ये इनके दाएं हाथ हैं और इनके बहुत करीबी हैं। तो ये बेसिकली हुआ ये कि जो मुगल साम्राज्य में जो नोबिलिटी है, जिसको हम अभिजात वर्ग कहते हैं, या जैसे कहें कि वो मुगलों के बड़े करीब थे, उन्होंने बनाए बड़े बड़े प्रोविंसेस इन्होंने बनाए। ये गवर्नर थे, ये कौन थे, उस इलाके के गवर्नर बनाए गए थे मुगल साम्राज्य द्वारा। तो अवध के नवाब बनाए गए थे कौन, अवध के कौन है, सादत खान। अवध के, इनको लिख दीजिए, यहां पर लिखूंगा मैं अवध, ठीक। इन्होंने अवध बनाया या अवध की स्थापना की। मुर्शीद कुली खान, इन्होंने बंगाल की स्थापना की। अब नाम आता है आसफ जहा साहब का, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हैदराबाद की, HYBD कर देता हूं, इन्होंने इसकी स्थापना की। तो ये तीनों के तीनों, इसमें से एक नहीं है, लेकिन तीनों के तीनों जो है उन्होंने मनसबदार, ये बड़े बड़े मनसबदार थे। और आपको मैंने बता दिया था किस तरीके से अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी। तो ये बड़े बड़े मनसबदार थे। इसमें एक साहब है जो मनसबदार नहीं थे, लेकिन बताऊंगा मैं उसके बारे में। तो ये बड़ी बड़ी पोजीशन पे थे, और जब इनको उस इलाके में भेजा गया, वहां पर इन्होंने अपना आधिपत्य बनाया, फिर उसको किंगडम में डेवलप किया। क्या करके हम समझेंगे तो बहुत आसानी होगी इसको समझने में। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई ये आप इनको देखें, ये तीनों को, तो ये बहुत बड़े लेवल पे थे, मतलब मुगल एम्पायर के एकदम करीब थे। कैसे हम जानते हैं, आपसे मैंने कहा ये मनसबदार थे, तो मनसबदार अगर MSB है, इसका मतलब क्या है कि मनसबदारी कैसे आइडेंटिफाई होती थी, कि इनकी जात क्या है, इनकी ZAT जात क्या है, यानी इनकी रैंक क्या है, उसी के हिसाब से इनकी रैंक डिसाइड होती थी। तो आपको जान के बड़ा हर्ष होगा कि ये जो आसफ जाह साहब है,
इनकी जात थी 7,000। क्या थी? 7,000। और जो मुर्शिद कली खान है, ये जो साहब है, इनकी जात कितनी? ये भी 7,000। और तीसरे साहब जो बने उनका नाम है सादत अली। कौन साहब? सादत अली। इनकी जो जात थी वो 6,000। तो ये 6,000 7,000 जो जात है ZAT, ये बताता था कि ये इनकी रैंकिंग कितनी है, इनकी पावर कितनी है, इनकी मुगल एम्पायर से करीबी कितनी है। तो ये बड़े बड़े लोग थे उस साम्राज्य के। तो पहले शुरुआत करते हैं हैदराबाद से। इस इलाके की मैं बात कर रहा हूं, हैदराबाद की। तो निजाम उल मुल्क हर एक आदमी का नाम दिया गया है, या फिर उन्हें खुद रखा या उनका नाम पड़ गया। तो निजाम उल मुल्क, हम आसफ जाह साहब की बात करें, इनकी निजाम उल मुल्क साहब जो है ये फाउंडर है। इन्होंने क्रिएट किया हैदराबाद स्टेट। और ये मुगल एम्पायर के, मुगल साम्राज्य के मुगल जो एम्पायर थे फर्रुख सियार, इनके कोर्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी थे, बहुत पावरफुल आदमी थे। तो इनको सबसे पहले कहा गया कि ऐसा करो, आप जाओ सीधा अवध। तो आसफ जाह कहां गए? अवध। ASJ कर देता हूं। ये गए अवध। उसके बाद इनको कहा गया ऐसा करो, आप जाओ दक्कन। दक्कन का इलाका कौन सा है? हैदराबाद का इलाका। तो दक्कन चले जाइए आप, दक्कन का पठार बड़ा फेमस है, तो यहां पर चले जाइए। तो यहां पर गए और यहां पहुंचते ही इन्होंने क्या किया कि जो आसफ जाह साहब हैं, इन्होंने क्या किया कि जो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल, यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था है और जो पैसे से सब कुछ होता है, जो फाइनेंशियल है यानी कि जो आर्थिक पैसे वाली जो चीज है, एडमिनिस्ट्रेशन या इसका प्रशासन, राजनीतिक प्रशासन और आर्थिक प्रशासन, ये दोनों अपने कब्जे में कर लिए, दोनों अपने कंट्रोल में कर लिए। और खास तौर पे जो दक्कन में जो टर्मोइल चल रहा था, जो दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि आपस में यहाँ पर नायक्स भी है, यहाँ पर तमाम तरीके की दिक्कतें चल रही थी यहाँ पे, और मुगल एम्पायर से खास तौर पे इन्होंने इसका फायदा उठाया। क्योंकि जो कोर्ट में, मुगल एम्पायर के कोर्ट में जो अभिजात वर्गों के बीच में दिक्कतें थी, उसके अलावा जो दक्कन में दिक्कतें चल रही थी, उन सब का फायदा उठाने का काम आसफ जाह ने किया, जो कि हर समझदार आदमी करता है। और फिर इन्होंने ये पावर अपने पास लिया और उसके बाद ये इस इलाके के रूलर बन गए, शासक बन गए। कौन साहब? हैदराबाद के कौन बने? निजाम उल मुल्क आसफ जाह। तो इन्होंने क्या किया था, क्योंकि ये इनको पहले यहां भेजा गया था। कहां भेजा गया था? अवध। मैं दिखा देता हूं। तो यहां पर जो यूपी का इलाका है या कहें नॉर्दर्न इलाका है, यहां से जब ये काम कर रहे थे तो उनके, जब आप कहीं काम करते तो आपके दोस्त भी बन जाते हैं, आप जान भी लेते कि ये अच्छा काम करता है, ये बुरा काम करता है। तो इन्होंने क्या किया, जो सोल्जर्स थे, यानी जो बहुत बढ़िया सैनिक थे और बहुत बढ़िया जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, एडमिनिस्ट्रेटर कौन हुए? जो प्रशासक थे, जो प्रशासन चलाते थे। तो ये लाए इन दोनों को नॉर्दर्न इंडिया से, मतलब इस इलाके से लेके आए। जैसे मैंने आपको बताया, पहले इनको यहां भेजा गया था, इनको लेके आए ये, और लेके आए, और ये लोग बड़े खुश भी हुए जब यहाँ पर आए कि अरे वाह, साउथ इंडिया डोसा मिल रहा है। मतलब मजाक कर रहा हूँ कि भाई बड़ा, हमको बड़ी अच्छी आपने एक अपॉर्चुनिटी दे दी यहाँ। तो बहुत तो बड़े अच्छे से इन्होंने, सैनिकों ने और एडमिनिस्ट्रेटर ने बहुत अच्छी तरीके से वो अपना जो काम है निभाया। इन्होंने क्या किया, अपने आप आसफ जाह साहब ने अपने आप मनसबदार नियुक्त कर लिए खुद ही, और उनको दे दी जमीन। लीजिए साहब, आपकी ये जागीर हो गई। उनको जागीर भी दे दी। अब एक देखिएगा कि अभी तक ये जो है, अभी भी ये सब करने के समय भी ये हमेशा मुगल एम्परर के अंडर में ही रहे, आपको अपने आप को मानते रहे कि हम मुगल साम्राज्य के हैं। लेकिन ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करते थे। इंडिपेंडेंटली कर देता हूं, क्योंकि ना तो ये मुगल एम्पायर से कुछ सुनते थे, ना कुछ ऑर्डर्स लेते थे, ना कोई उनका, मुगल एम्पायर का इनके काम में कोई दखल था। मतलब ये इंडिपेंडेंट काम करते थे, कोई इंटरफेरेंस नहीं था। कोई भी मुगल एम्पायर का इनके काम में इंटरफेरेंस नहीं था। बेसिकली क्या होता था कि इन्होंने कुछ, जो इनको निजाम कहा गया है, जो भी ये डिसाइड कर लेते थे, मुगल एम्पायर जो है एक तरीके से स्टैम्प कर देते कि ठीक है यार, जो तुमने डिसाइड किया वही कर लो, इतना मान लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा था कि मुगल एम्पायर, ये पूरा, ये जो आपका मुगल एम्पायर का जो हैदराबाद वाला रीजन हम देख रहे हैं, और ये मराठा, मैंने जैसे कहा कि जो बिगड़े बच्चे थे उसमें मराठा थे, उसमें जाट थे, और एक और मैंने आपको नाम लिया होगा, सिख। वो कभी भी मुगल एम्पायर के अंडर में ना आने की कोशिश कर रहे थे, ना आए, और आए अगर आ भी गए तो निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो यहां पर भी जो मराठास थे इस जगह पे, वो हमेशा के हमेशा यहां पर दिक्कतें करते रहते थे। मतलब इसका मतलब ये है कि इनको दो तरीके से लड़ाई लड़ने लगी। अगर आप इस तरफ देखें तो मराठाओं से, और इस तरफ देखें तो यहां पर नायकों से। नायक कौन थे? ये तेलुगु वॉरियर थे।
तेलुगु जो लड़ाके थे, चीफ्स जिसको हम नायक्स कहते हैं, तो आसफ जाह साहब को इधर तो लड़ना पड़ा किससे, इस तरफ लड़ना पड़ा मराठाओं से, और इस तरफ इनको लड़ना पड़ा नायकों से, नायकास। ये कौन है, ये तेलुगु वॉरियर्स हैं, यानी कि तेलुगु लड़ाके हैं। इस प्लेटू की मैं पूरी बात कर रहा हूं, तो इनको इनसे हमेशा वो रहा। अच्छा, निजाम साहब जो आसफ जाह साहब है, इनका हमेशा कोशिश रही कि ये इसको कहते हैं हम कोरोमंडल तट, इसको मालाबार तट, ये जो तट, ये वाला जो तट है इसको हम कोरोमंडल तट है। और यहाँ पर बेहतरीन काम होता था टेक्सटाइल का, रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया है, बहुत बढ़िया कपड़े इस तरफ बनते थे। तो इनका हमेशा कोशिश रही कि भाई हम इस इलाके को कब्जे में कर ले, ये जो इलाका है इसको कब्जे में कर ले, ताकि हमको ये जो बहुत बढ़िया इलाका है जहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े, क्योंकि उस जमाने में तो कपड़े का बहुत नाम था, हिंदुस्तान में कपड़े और मसालों का ही नाम हुआ करता था। तो इन्होंने कहा कोरोमंडल जो कोस्ट है ये हमें मिल जाए, लेकिन यहाँ पर थे ब्रिटिश, और आपको पता है ब्रिटिशों ने क्या किया, इन्होंने इनको रोका, या फिर ये उस कोशिश में नाकाम रहे। क्लियर हो गया, हैदराबाद, निजामुल मुल्क, आसफ जाह। अब बात आती है अवध की। अब इनका भी एक नाम है, बुरहान उल मुल्क सादत खान। सादत खान का की चित्र यहां आप देख ही रहे हैं। ये सादत खान जो है, इनको बनाया गया अवध का सूबेदार। कब बनाया गया, 1722 में इनको बना दिया गया अवध का सूबेदार। किनको बनाया गया, सादत खान को। ठीक है जी। अब ये जो अवध का इलाका है, अगर आप देखें तो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक इलाका है। यहां पर गंगा यमुना और बहुत सारी जो इसके ट्रिब्यूटरीज है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है, वो रहती हैं, आती हैं। मतलब बहुत ही फर्टाइल इलाका है। दूसरा ये है कि ये नॉर्दर्न इंडिया और बंगाल का जो रास्ता है ट्रेड का, वो यहीं से जाता है, तो दोनों ही इनके पास था। कहने का मतलब ये है कि जो रिच एलुवियल गंगा प्लेन, इसका मतलब बहुत बढ़िया उर्वरक, मतलब जिसे कहेंगे फर्टाइल जमीन, उर्वर जमीन इनके पास थी, इनके इलाके में थी। और जो मेन ट्रेड रूट है नॉर्दर्न इंडिया और बंगाल, इनके बीच में जो रास्ता है वो भी इनके पास था। तो मतलब पावरफुल तो हो गए। और इन्होंने क्या किया कि जिस तरीके से हमने अभी अभी बात की इन साहब की, जो आसफ जाह ने किया, इन्होंने भी यही काम किया। इन्होंने क्या किया कि जो सूबेदारी है, मतलब जो सादत खान है, इन्होंने सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी, यानी सूबेदारी तो खैर मनसबदार तो ये थे ही, सूबेदार तो थे ही ये, है ना, इनको तो बना ही दिया गया था, तो अपने पावर में ले ही लिया। इसके अलावा जो फाइनेंशियल मैटर है, पैसे वाले, आर्थिक, और जो साथ में जितने भी मैटर आपके राजनीति वाले हैं, वो सारे अपने हाथ में ले लिए। इसका मतलब चाहे पॉलिटिकल बात करें, फाइनेंशियल बात करें, मिलिट्री वाली बात करें। जो फौजदारी वाला मतलब है, दीवानी का मतलब यही होता है कि आपके हाथ में पूरी मिलिट्री पावर आ जाए और आपके हाथ में पूरी राजनीतिक सत्ता आ जाए। तो पूरा जो अवध प्रोविंस का पूरा इलाका है, उसकी पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, मिलिट्री, यानी पैसा भी इनके पास, पूरी मिलिट्री भी इनके पास, सबका कंट्रोल इन्होंने ले लिया। ओके। इन्होंने एक काम किया कि देखो, अब इनको अगर अलग होना है तो मुगल इंटरफेरेंस को कम करना पड़ेगा। मुगल वैसे ही इनको समझ में आ गया था, क्योंकि ये तो उनके बहुत करीब थे, इनको समझ में आ गया था कि देखो मुगल तो वीक हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, मुगल इंटरफेरेंस को या मुगल के दखल को कम करने के लिए, जो मुगल एम्पायर ने जो जागीरदार मतलब जिनको जमीनें मिली हुई थी, वो सब जो जागीरदार थे, जो मुगल एम्पायर के थे, इनको कम करना शुरू कर दिया। और अपने क्योंकि पहले तो जागीरदार कम कर दिए, ऊपर से जो जागीरदार थे उनकी जमीनें भी काट दी कि भैया ऐसा है, जागीरदार आप हो, आप ना इतनी जमीन में काम करो, तो बाकी जागीरों का क्या होगा। तो यहां पर ये जो सादत खान साहब हैं, इन्होंने अपने जागीरदार यहां पर लगा दिए, अपने जागीरदार जो उनके करीबी थे, जो उनके लॉयल सर्वेंट्स थे, देखिएगा क्लियर लिखा है लॉयल सर्वेंट्स, इनको यहां पर वेकेंट खाली जो पोजीशन बनी उसमें इनको डाल दिया। अब इन्होंने देखा कि भाई कहीं पैसा कम ना हो जाए या फिर कहीं चीटिंग ना हो जाए, तो इस चीटिंग को, धोखाधड़ी को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया कि हर एक इलाके में गए, हर एक पोजीशन पे गए, या फिर अपने लोगों को भेजा और वहां पर जाके चेक किया कि भाई यहां से जो लैंड रेवेन्यू आता है या इस जमीन का जितना पैसा आता है वो कितना है, क्या ये सही है, क्या गलत है। यानी कि हर एक जमीन के लैंड रेवेन्यू को रीअसेस किया गया, हर जमीन का जो भू राजस्व है उस पर दोबारा से ध्यान दिया गया, दोबारा उसे रीअसेस किया गया कि भाई यहां से 100 रुपए मिलता है, अरे नहीं 100 नहीं, यहां तो 200 मिलना चाहिए। ऐसा इन्होंने किया इसको। उसके बाद क्या हुआ कि ये इतने पावरफुल हो गए कि जो राजपूत है इनकी भी जमींदारी इन्होंने ले ली, और साथ में जो अफगान्स यहां पर रूल करते थे, मैं रोहिलखंड मतलब बरेली का इलाका बताता हूं आपको, तो इन्होंने उनको भी ले लिया, उनकी भी जमीन, एग्रीकल्चर, ये जो फर्टाइल लैंड है अफगान्स के कंट्रोल में था, और यहां पर जो राजपूतों के कंट्रोल में था वो भी इन्होंने ले लिया। किन्होंने ले लिया, आपके
अवध के नवाब कहे जाने वाले या अवध के बुरहान मुल्क कहा जाने वाले सादत खान साहब ने ये ले लिया। किस किस को लिया? राजपूत जमींदारी इनको ले लिया, और जो बहुत अच्छी जमीन जिसमें बहुत अच्छी पैदावार होती थी जो अफगान के कंट्रोल में थी, कहाँ? रोहिलखंड, अब बरेली के आसपास का इलाका समझ लीजिए, वहां से ले लिया। अब हुआ ये कि जो स्टेट था, मतलब अगर जो एक राज्य है वो किस पे डिपेंड करता था? वो डिपेंड करता था कि यहां पर जो महाजन है, बैंकर को हम साहूकार कह सकते हैं, तो उनसे पैसे लिया करते थे। हर आदमी उनसे पैसे लेके तो काम करता है। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसा है, ये जमीन है हमारी, इसके लिए लगाओ बोली, और हमको इतना चाहिए, 500 रुपए चाहिए भाई, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, हमें 500 रुपए चाहिए। तो 2 लोग आ गए, 3 लोग आ गए, इन्होंने कहा मैं 200 दूंगा, इन्होंने कहा मैं 300 दूंगा, इन्होंने कहा मैं 500 दूंगा। तो उन्होंने कहा चलो भाई 500 वाले आ जाओ, इस जमीन का भू राजस्व मतलब अपने आप से आप कलेक्ट करो, अपने आप से टैक्स डिसाइड करो, और हमें 500 रुपए देते रहो हर महीने, हर साल, जो भी उन्होंने डिसाइड किया। तो इन्हीं लोगों को जो ये लोग आए, जो बिडर्स कहते हैं, यानी जो इस ऑक्शन में आए, इन बिडर्स को कहा गया इजारेदार। क्या कहा गया? इजारेदार। तो ये जो इजारेदार थे, जो जमीन ले लेते थे, उनको कहा जाता था कि आप ये जमीन ले लीजिए, इसका पैसा हमें देते रहिए, हम नहीं कलेक्ट करने वाले, आप हमें कलेक्ट करके दे दीजिए, यानी पे द स्टेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सम ऑफ मनी, मतलब 500 रुपया हमें देते रहिए। अब जो लोकल बैंकर्स थे, यानी कि जो मैंने कहा जो साहूकार हो गए, बैंकर हो गए, महाजन हो गए, या बड़े बड़े सेठ जो लोग थे, उन्होंने गारंटी किया कि ठीक है, हम आपको इतना 500 जरूर देंगे स्टेट को, क्योंकि इजारेदार पे कौन विश्वास कर रहा है? इजारेदार जब तक ये बैंकर इसके साथ इन्वॉल्व ना हो सकता है इजारेदार ऑक्शन में आ जाए और भाग जाए, तो उसके लिए एक बैंक गारंटी होनी चाहिए कि भाई हम कोई ना कोई तो होगा जो हमारे, अगर हम नहीं दे पाए तो कोई देगा। तो यहाँ जो साहूकार, महाजन और जो सेठ लोग थे, उन्होंने कहा ठीक है हम देंगे आपको, ऐसी क्या बात है। इससे क्या हुआ कि जो रेवेन्यू फार्मर्स है, यानी कि जो इजारेदार है, उनको बड़ा एक फ्रीडम मिल गई। वो अपनी जमीन का खुद ही रीअसेसमेंट करते थे कि अरे यार पहले ना इस जमीन से हमको 500 रुपए देना है, तो हम इससे कम से कम 1000 रुपए तो कमाएं, ताकि हमारा 500 का बेनिफिट हो। तो अपने आप ही इन्होंने अपने आप खुद ही असेसमेंट कर लिया, खुद ही करेक्शन करना शुरू कर लिया इन इजारादारों ने, जबकि ये डिपेंडेंट किस पे थे? इन बैंकर्स पे और इन महाजनों पे, सेठों पे। तो यहां पर क्या हुआ कि मनी लेंडर्स, यानी कि जो पैसा देते हैं, साहूकार, बैंकर, जैसे मैंने आपको महाजन बताया, या फिर जो सेठ हो गए, इन लोगों का राज्य के कामों में, राज्य के पॉलिटिकल और आर्थिक लेवल पे सत्ता इनकी बढ़ गई, या इनका इंटरफेरेंस बढ़ गया, या इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया। समझ में आ गया आपको? ये महाजन और मनी लेंडर्स और बैंकर कहां से आए इस गेम में? तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, बाकायदा जो स्टेट का रेवेन्यू सिस्टम था, जो राजस्व प्रणाली थी, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल हो गया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। महाजन और सेठ और ये सब नहीं आते थे पहले। अब बात करते हैं बंगाल की। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी जो अभी मैंने आपको बताया। तो बंगाल की बात करते हैं। एक काम किया जाए, इस बंगाल को हम क्यों ना अगली बार, नहीं, इसको हम कंप्लीट करते हैं। बंगाल का कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हम अलग एक एस्पेक्ट में जाएंगे। बंगाल की बात मैं करता हूं क्योंकि छोटा डिस्कशन है। बंगाल जो है वो अल्टीमेटली मुगल कंट्रोल से छूटा। किसके अंडर में? उनका नाम है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान कौन साहब है? देखिए आप, यही तो है मुर्शीद कुली खान साहब। इन मुर्शीद कुली खान साहब के अंडर में इनको मुगल कंट्रोल से इन्होंने अपने आप को अलग किया। और मुर्शीद कुली खान कौन थे? अब आप कहेंगे सारे के सारे, आपने बताया था स्टार्टिंग में तो सबके सब मनसबदार थे, ऐसा नहीं है। मैंने कहा था एक आदमी नहीं था। तो ये जो मुर्शीद कुली खान है, ये सूबेदार तो नहीं थे, सूबेदार कभी नहीं बने, लेकिन ये सूबेदार के डेप्यूटी थे। जैसे एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होता है ना, उस तरीके से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। ओके, लेकिन फिर भी सूबेदार कभी नहीं बने। लेकिन फिर भी इन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से, क्योंकि पावरफुल होंगे, दिमागी तौर पे तेज होंगे, मुर्शीद कुली खान साहब ने ये जो पावर है, किस इलाके का? बंगाल का पावर ले लिया। अब आप देखिए, मुर्शिदाबाद इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, नाम क्या है? मुर्शिदाबाद। इनका नाम क्या है? मुर्शीद कुली खान। समझ गया आप? तो इन्होंने इसका पावर ले लिया। अब यहां पर भी इन्होंने एक काम किया, जो रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब मुर्शीद कुली खान साहब ने जो पैसे वाला रेवेन्यू सिस्टम, देखिए बगैर पैसे के तो काम नहीं होगा, इन्होंने जो रेवेन्यू सिस्टम है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। और एक और चीज इन्होंने की,
ये भी चाहते थे कि जब मुगल इन्फ्लुएंस है, मुगल एम्पायर का इन्फ्लुएंस है वो कम हो। तो इन्होंने क्या किया कि जो कमांडर थे, जो यहाँ जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर कमांड करते थे, उन सबको भेज दिया उड़ीसा। चलो भाई आप लोग उड़ीसा निकलो, है ना। मतलब जो मुगल एम्पायर के लोग जो अगर हैं तो फिर ये अपना काम कैसे कर पाएंगे। तो इन्होंने कर दिया यहाँ पर सीधा कि चलो जो जो मुगल वाले हैं चलो पहुंचो उड़ीसा। और फिर इन्होंने भी रीअसेसमेंट किया। रीअसेसमेंट का मतलब ये होता है कि ये जमीन है, इसका राजस्व 100 रुपए, नहीं भाई इसका तो 500 होना चाहिए, ऐसा क्या है। तो इन्होंने भी यही सब करवाया, रीअसेसमेंट कराया सारी जगहों का। और फिर उसके बाद ये जो रेवेन्यू लेते थे बड़े बड़े जोश से और बड़े कट्टरता से लेते थे। मतलब कट्टर तो गलत शब्द हो गया, ऐसे कहें कि ग्रेट स्ट्रिक्टनेस, मतलब स्ट्रिक्ट थे ये बहुत, कि भाई आप जमींदार हो कोई भी हो, आपको इतने पैसे देने हैं तो देने ही हैं। हुआ क्या, ये बेचारे जो जमींदार थे, जो छोटे जमींदार थे, वो पैसा अगर नहीं दे पाए तो ये क्या करते थे, तो बड़े बड़े जो बैंकर्स और मनी लेंडर्स, यानी साहूकार, महाजन और जो सेठ है उनसे पैसे लेते थे। और अल्टीमेटली कभी और ना दे पाए और इतना पैसा इन्होंने ले लिया तो फिर ये अपनी जमीन, बड़े जमींदार, बिग जमींदार, उनको ये अपनी जमीन बेच देते थे। ये हिसाब किताब हुआ। तो यहां पर आप देखिएगा कि एक जो हमने पहले भी जो 2 स्टेट के बारे में बात की, जो स्टेट है राज्य, यानी कि स्टेट, और जो बैंकिंग सिस्टम है बैंकर्स, इनके बीच में एक बहुत जबरदस्त संबंध हो गया। बहुत जबरदस्त इनके बीच में एक नोटिसेबल, इसमें कहा गया है, बहुत एक संबंध आ गया, जैसे हैदराबाद और अवध में भी था। क्लियर चीज यहां पर है। और अगर मैं आपको बताऊं कि अली वर्दी खान की मैं बात करता हूं, ये इसके बाद आए, जो आप देख रहे हैं ना ये साहब है, ये अली वर्दी खान है। और ये किसके बाद आए, ये मुर्शिद कुली खान के ही रेंज से आते हैं। तो अली वर्दी खान के समय क्या हुआ कि ये जो अली वर्दी खान के बीच में बैंकर्स और स्टेट, राज्य और बैंकर के बीच में इतनी ज्यादा गंभीर रिलेशनशिप, इतने अच्छे रिलेशनशिप हो गए। मैं अली वर्दी खान के बारे में बता देता हूं। ये रहे 1740 से लेकर 1756 तक। इनके बीच में आए जगत सेठ आए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बैंकर्स है और जो स्टेट है, मतलब जो राज्य है, इनके बीच में ऐसा संबंध हो गया कि एक साहब अली वर्दी खान, इनके ये सादत, जो साहब मैं कह रहा हूं मुर्शिद कुली खान, इनके बाद जो ये अली वर्दी खान साहब आए, इनके राज में अगर देखा जाए तो एक बहुत फेमस ये जगत सेठ हुए। और ये जगत सेठ आज के अंबानी की तरह हैं। ये इसका मतलब ये इतने पैसे थे इनके पास कि बाकायदा ब्रिटिशर्स भी इनसे पैसे लिया करते थे। इतने अमीर आदमी हो गए, एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरस। कौन साहब, जगत सेठ। किसके रेन में, यहाँ पर बैंकिंग हाउस था इनका, ये केवल बैंकर थे। साउजर मान लीजिए, सेठ मान लीजिए, या मनी लेंडर मान लीजिए, किसके रेन में, अली वर्दी खान साहब। अली वर्दी खान साहब 1740 से 1756 के बीच में दरमियान रहे। लेकिन एक चीज थी कि जिन तीनों का मैंने नाम लिया, चाहे आप अवध के बारे में बात करें, चाहे आप बंगाल के बारे में बात करें, चाहे हैदराबाद के बारे में बात करें, ये सारे लोग कहाँ से आए थे, मुगल साम्राज्य से ही आए थे। लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं कुछ चीजें ये बड़े कहीं संदेहास्पद तरीके से देखते थे। कई ऐसे सिस्टम थे जो मुगल एम्पायर में जो चले, उनको ये सही नहीं मानते थे, या फिर इसको चेंज करना चाहते थे, या संदेहास्पद तरीके से देखते थे। जैसा मतलब है कि जागीरदारी सिस्टम, जागीरदारी जो सिस्टम है, इसको ये बड़े ऐसे देखते कि यार ये कुछ गलत है। और दूसरा ये था कि जैसे मुगल साम्राज्य में टैक्स कलेक्शन होता है, जो तरीका है टैक्स कलेक्शन का, उसको ये मानते थे कि ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। यानी जितने भी ये 3 रजीम्स हुए जिनका मैं नाम ले रहा हूं, इन्होंने क्या किया, ये हमेशा इजारेदार, या फिर कहें जो हमने रेवेन्यू फार्मर का नाम दिया, इनको ये रखते थे, या इनको एक नया तरीका अपनाया ताकि ये रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके कि भाई हमें कुछ ना काम करना पड़े, हम अपने आप आपको जमीन दे देंगे और इजारेदारी का जो सिस्टम है वो आप अपनाइए, हमें इतना पैसा देते रहिए बस। जो जबकि मुगल एम्पायर इस इजारेदारी सिस्टम के बिल्कुल ही खिलाफ था, बिल्कुल ही विपरीत था। ठीक है। एक तीसरा कॉमन फीचर जो ये अवध, बंगाल और हैदराबाद में हम देखते हैं, वो ये था कि बैंकर और मर्चेंट, या कहे जो बैंकर है, साहू, सेठ, महाराज, जो भी नाम आप ले लीजिए, जो बड़े बड़े लोग थे जिनके पास पैसा था, बस ये समझ लीजिए, इनके बीच में और जो इन स्टेट्स के बीच में बहुत ही बेहतरीन रिलेशन, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो बड़े बड़े लोग थे, ये इजारेदारों को पैसा देते थे और उसके बाद बहुत
हद तक ये भी होता था कि जो अपने लोगों को भेजते थे कि भाई ये जो जमीन है यहाँ से पैसा कलेक्ट कर लो, क्योंकि इजारेदार तो एक तरीके से ऑक्शनर होता था उनके लिए कि भाई उसने जमीन ले ली और वो स्टेट को पैसा देगा, लेकिन वो कहाँ से काम करता था, इनके पीठ पे चढ़ के ही काम कर रहा है एक तरीके से। जिसका मतलब ये है कि पूरे देश में जो बड़े बड़े साहूकार, मर्चेंट या सेठ है वो आए, जो आगे भी देखे गए, और उनका पॉलिटिक्स में जो रोल है वो बढ़ता चला गया। ठीक है, अगली बार हम बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं वतन जागीर्स ऑफ दी राजपूत। इसका मतलब क्या है? देखिए, जागीर मतलब ये होता था कि मुगल से शुरू हुआ था कि एक इलाका दे दिया जाता था कि भाई आपको ये इलाका दे दिया गया है, अब आप इसका राजस्व वगैरह यानी रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करिए, ये आपकी जागीर हो गई, यही आपका पेमेंट भी हो गया। वतन जागीर का मतलब ये होता है कि आपको ये परमानेंटली दे दी गई है। अब ये कैसे हुआ कि जितने भी राजपूत राजा थे उस जमाने में, जिसकी हम समय की बात कर रहे हैं, और खास तौर पे हम दो जगहों की बात करेंगे, इसमें बार बार दो नाम आएंगे, एक अंबर और एक जोधपुर। तो अंबर और जोधपुर आपको दिखा देता हूं, बार बार इनके नाम आने वाले हैं। यहां पर आप देखिएगा कि ये जोधपुर है और ये अंबर यानी कि जयपुर, जयपुर जोधपुर, जयपुर जोधपुर, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ के जो राजपूत किंग थे, राजपूत राजा थे, उन्होंने मुगलों के साथ काम किया, मुगलों के अंडर में काम किया, मुगलों के एक तरीके से उनके रजीम में काम किया। और साथ में जब ये काम करते थे तो उससे फायदा क्या हुआ, उनको अपना जो वतन जागीर है, यानी उनके इलाके में इनको पूरी की पूरी ऑटोनॉमी मिलती थी, यानी स्वायत्तता मिलती थी कि भाई आपका इलाका है, आप जो करना है करिए, बस ये है कि हम आपके लीडर हैं, या कहें हम आपके राजा हैं, मुगल आपके राजा हैं, इसको मानिए बस। फिर क्या हुआ? देखिए, इंसान की भूख कभी कम नहीं होती है, यही पूरी हिस्ट्री में आप देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये सवाई राजा जय सिंह हो गए या फिर अजीत सिंह हो गए, जो मारवाड़ के हैं, जिनकी हम अभी बात करेंगे, तो इन्होंने क्या किया कि भाई हमारे पास ये इलाका तो आ गया है ना, क्यों ना इसको भी मिला लिया जाए, क्यों ना इसको भी मिला लिया जाए। तो सबकी कोशिश ये रही, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली का नाम ले लीजिए, चाहे वो आप किसी भी राजपूत शासक का या मराठाओं का नाम ले लीजिए, सबका यही रहा कि भाई आसपास की जमीन हमको मिल जाए, आप आसपास का इलाका हमें मिल जाए। तो इन्होंने कोशिश की भाई कि हमको ये मिले। अब जो अजीत सिंह साहब थे, ये जो अजीत सिंह आप यहां पर देख रहे हैं, पहले इनका भी चेहरा देख लीजिए, बहुत जरूरी है। दो लोगों का नाम होगा, सवाई राजा जय सिंह और अजीत सिंह। तो ये जो अजीत सिंह जिनको आप ये देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया, आपको मैंने बताया था पहले कि जैसे मुगल राजा है, उनके दो फैक्शन थे, मतलब दो गुट बन गए थे। एक जो थे वो ईरानी थे, ठीक, एक तुरानी थे, मतलब ये ईरानियंस थे, ये टर्किश थे। तो इनका ग्रुप बना हुआ था। तो अजीत सिंह ने क्या किया, यहां पर टांग फंसाई। टांग कैसे फंसाई? मतलब उन्होंने ये जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसका फायदा उठाया, मतलब वो इसकी तरफ या इसकी तरफ, है ना, अपनी मर्जी से या अपने मौके के हिसाब से जाते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये टांग फंसाना शुरू किया, मतलब कोशिशें करनी शुरू की कि हम भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ये जो बड़ी बड़ी राजपूत फैमिलीज थी, बड़ी बड़ी राजपूत फैमिली थी, उन्होंने मांग करना शुरू किया कि भाई ऐसा है, हमें सूबेदारी दीजिए। आप इनसे मांग करना शुरू किया कि हमें आप सूबेदारी दे दीजिए। और कहां की मांगने लगे? ये गुजरात और मालवा की मांगने लगे। तो जो राजा अजीत सिंह यहां पर आप देख रहे हैं, ये साहब, ये जो जोधपुर के थे, ये कहा जे लिख रहा हूं बड़ा बड़ा, जोधपुर, है ना, इनको मिल गई गुजरात की। और यहां आप देख रहे हैं इनका नाम क्या है, सवाई राजा जय सिंह, इनको मिल गई कहां की, ये बेसिकली देखिए जोधपुर लिखा, इसको मैं कह रहा हूं जयपुर, ध्यान रखिएगा। ये जोधपुर, जो इसको अंबर ही कर देता हूं, सबसे बढ़िया रहेगा, अंबर का नाम चल रहा है ना। तो ये अंबर के थे। अब इनको तो मिल गई, अजीत सिंह साहब को गुजरात की गवर्नरशिप, गवर्नर बन गए, यहाँ के नियंत्रक बन गए एक तरीके से। और इनको सवाई राजा सिंह को मिल गया मालवा। मालवा एक्सप्रेस चलती है, कहां कहां जाती है, यहां पर आती है इस जगह पे, ये मालवा है। अच्छा, दिखा भी दूं आपको कौन सा इलाका। एक साहब को मिल गया, एक को मिल गया ये इनको गुजरात, और इनको मिल गया मालवा। तो यहां पर अजीत सिंह जो थे उनको मिला गुजरात, और सवाई राजा जय सिंह को मिला मालवा। इसकी सूबेदारी या फिर कहें इनकी गवर्नरशिप इनको मिल गई। अब एक और चीज हुई, आपको पता है कि ये जो मुगल एम्पायर आए थे वो थोड़े से ढीले थे या फिर उतने पावरफुल नहीं थे। तो ये जो जहांदार शाह देख रहे हैं आप, इनको अभी देख लीजिए चेहरा आपको, ये जहांदार शाह है। इन्होंने क्या किया कि इनकी जो गवर्नरशिप है उसको रिन्यू भी कर दिया। रिन्यू मतलब क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी है, उसमें उसका वो होता है ना इंश्योरेंस,
तो अगले साल आपको फोन आने लगते कि भाई 1 साल हो गया, अब इसको रिन्यू कराइए, तो फिर अगले साल के लिए फिर से इंश्योरेंस आप करा लेते हैं। तो एक तरीके से ये जो मालवा और गुजरात का इलाका है उसका इन्होंने रिन्यूअल भी दे दिया, बार बार रिन्यूअल दे दिया। और कब दे दिया? 1713 में दे दिया कि ठीक है आप जो है इसको अपने पास ही रखिए। ये सब तो चल रहा था। उसके बाद उन्होंने, देखिए कोई भी, जैसे मैंने कहा ना, भूख कभी शांत नहीं होती है, तो इन्होंने क्या किया, फिर से कोशिश की कि भाई हमको आगे की, अब जब किसी को गुजरात मिल गया, किसी को मालवा मिल गया, तो भाई वो इधर जाना चाहेंगे, वो इधर जाना चाहेंगे। हर आदमी कोशिश करता है, ये जो राजपूत राजा थे कोशिश कर रहे थे कि हमें आसपास की जगह भी मिले। तो उसके बाद क्या हुआ, जो नागौर है, नागौर इसको कॉन्कर कर लिया गया, एनेक्स कर लिया गया। इसका मतलब इसको अपने कब्जे में ले लिया गया। कहां पर? और इसको मिला लिया गया जोधपुर के साथ। जोधपुर के साथ इसको मिला लिया गया, किसको? नागौर को। और जो अंबर है, यानी कि जब हम बात करते हैं जयपुर की या अंबर की, यार कर देता अंबर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बूंदी का इलाका ले लिया। ये भी सब आसपास के इलाके हैं, ठीक है, इस जगह के इलाके। तो इन्होंने बूंदी ले लिया, मतलब सबने अपनी कोशिश की इधर उधर पास पाने की। और उसके बाद जो राजा जयसिंह है, ये जो राजा जयसिंह मैंने आपको दिखाया था, ये साहब जो है, इन्होंने, राजा जयसिंह साहब ने, इन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई जिसका नाम रखा, मतलब जो था जयपुर। और इसके बाद इनको सूबेदारी भी मिल गई, कहां की? आगरा की। आपको याद होगा ये जो आगरा है, आगरा और दिल्ली, यही तो मुगल साम्राज्य की नींव थी। यहीं पे तो सारे के सारे राजा रहे। जैसे अगर देखें अकबर ने तो आगरा में ही अपना फोर्ट बनाया, फिर शाहजहां इसको ले गए थे शाहजहानाबाद में, दिल्ली में। तो ये जो इलाका मैं कह रहा हूं आपको, ये जो इस इलाके की मैं बात कर रहा हूं, इनको बकायदा आगरा भी मिल गया, या कहें कि उसकी सूबेदारी मिल गई। 1722 की मैं बात कर रहा हूं। किनको मिली? सवाई राजा जयसिंह, इनको मिली। ठीक, इन्होंने अपना, सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर को कैपिटल बनाया, अपना राजधानी बनाई, और इनको आगरा की सूबेदारी भी मिल गई। अब यह हुआ कि जो मराठा थे वो भी आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ये मराठा आगे बढ़ रहे थे। और जो मराठा के कैंपेन्स थे, उन्होंने क्या किया कि भाई ये जो चाहे वो सवाई राजा जयसिंह हो, चाहे वो मारवाड़ के अजीत सिंह हो, वो हमेशा आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो मराठा लोग हैं, इन्होंने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। इनका आगे बढ़ने का जो कंट्रोल है या उसकी रुकावट किसने पैदा की? मराठा ने। मराठा के बारे में भी हम जानेंगे। ये है मेहरनगढ़ फोर्ट, किला, जो जोधपुर का, जिनकी हमने बात की ना अभी, इन सब की। तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ इस तरीके से चित्र है, काफी लोग देखने जाते हैं इसको। अब आइए आप सिख पे, सिख धर्म का या सिख लोगों का क्या चल रहा था। देखिए एक पूरी यहां पर मैंने लिस्ट बनाई है 1 से लेकर 10 तक, ये सारे सिख गुरु हुए। तो सिखों का जो ऑर्गेनाइजेशन था, या कहे कि जो उनका संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग था। और साथ में इन्होंने पॉलिटिकल कम्युनिटी बना दी थी। हमने पहले डिस्कशन किया था कि जो सिखों का पॉलिटिकल कम्युनिटी थी, उसको वो खालसा पंथ कहते थे, या केपी कर देता हूं, खालसा पंथ कहते थे। तो 17वीं शताब्दी, मतलब 17th सेंचुरी की जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये बड़ी पावरफुल हो गई। और फिर उसके हिसाब से जो पंजाब राज्य आज का है, या जो कहें जो पहले पंजाब की जो नींव रखी गई, या एक राज्य के स्टेट पे, एक राज्य के तौर पे, एक स्टेट के तौर पे ये बढ़ा पंजाब, वो यहीं से इसकी शुरुआत हुई। पॉलिटिकल कम्युनिटी तो थी। और पंजाब का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पंजाब का मतलब होता है, आब मतलब होता है रिवर, पानी। पंजाब मतलब पांच आब। तो जो गुरु गोविंद साहब हैं, जो 10वें गुरु हैं सिखों के, यहां देखिएगा गुरु गोविंद सिंह साहब, इन्होंने अपना राज्य स्थापित करने से पहले, मतलब जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूं, या इससे पहले और इसके बाद में भी, इसके पहले और इसके बाद में भी राजपूतों से और साथ में मुगल रूलर से काफी लड़ाइयां लड़ी, बहुत लड़ाइयां लड़ी। क्योंकि जब इन्होंने 1699 में खालसा की स्थापना की, उसके पहले गुरु गोविंद साहब ने खालसा पंथ की स्थापना से पहले और बाद में राजपूतों से और यहां जो मुगल लोग हैं उनसे काफी लड़ाइयां लड़ी। एक बार जब इनकी डेथ हुई, मतलब गुरु गोविंद सिंह साहब की, 1708 में इनका देहांत हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि
कोई तो साहब चाहिए। तो यहां पर ये साहब आए, इनका चित्र देख लीजिए, बड़े शानदार दिखते हैं ये। बंदा बहादुर, बंदा सिंह बहादुर। अब गुरु गोविंद सिंह साहब तो नहीं रहे, तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में ये जो खालसा है, इन्होंने मुगल एम्पायर को चैलेंज किया, इन्होंने मुगल एम्पायर के खिलाफ आंदोलन किए, इनके लीडरशिप में, इनके नेता बनने के तौर पे। तो ये बहुत पावरफुल आदमी हुआ करते थे उस जमाने में, ठीक। और ये बताने के लिए, दर्शाने के लिए कि कितना खालसापन स्ट्रांग है और बंदा बहादुर की क्या वैल्यू है, इन्होंने बाकायदा कॉइन चलाए। कॉइन मतलब सिक्के। और उसमें, इन सिक्कों में क्या था? इन सिक्कों में गुरु नानक देव जी इनका और गुरु गोविंद सिंह साहब इनका, इन दोनों का मतलब इनके नाम थे दोनों के। और इसके बाद मतलब इनका बाकायदा बताया गया कि पहले सिख गुरु और जो आखिरी सिख गुरु है उनका यहां पर आपको दर्शन दिखता है इन कॉइन्स में, जो बंदा बहादुर साहब ने चलाए। और फिर उसके बाद बंदा बहादुर के ही राज में इन्होंने सतलुज से लेकर, सतलुज नदी से लेकर जमुना नदी तक अपना राजपाट बढ़ाया, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाया। और फाइनली क्या हुआ, मैं पहले आपको बता देता हूं कि हम कहां की बात करें। देखिए, सतलुज यहां है और जमुना यहां है, तो ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा सिखों के एडमिनिस्ट्रेशन में या कहें उनके आधिपत्य में आ गया, बंदा बहादुर साहब के रेन में, शासनकाल में या उनके लीडरशिप में। लेकिन हुआ ये कि ये जो बंदा बहादुर साहब है, इनको 1715 में बंदा बहादुर साहब, बीबी कर देता हूं, इनको पकड़ा गया, कैप्चर कर लिया गया और उसके बाद 1716 में इनको मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब यहां तक बात नहीं रुकी। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि लीडर्स बहुत थे सिखों के पास। आज भी देखिए, सिख बड़े बड़े स्ट्रांग है, हर मामले में सबसे आगे रहते हैं। तो बहुत सारे लीडर्स यहां पर देखे गए। 18वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे अलग अलग जत्थे बनाया। जत्था और मिसल एक ही बात है, थोड़ा सा अंतर है कि जत्था मतलब एक पूरी कम्युनिटी के हिसाब से या पूरा एक समूह होता है, मिसल मतलब छोटे छोटे जो समूह होते हैं। तो जत्था और मिसल, सिख जो है वो अपने एक जत्थों के तौर पे और मिसलों के तौर पे, आप इसको मान लीजिए ये लोग हैं बस। जत्था किसी नाम से चलता था, मिसल एक ग्रुप हो जाता था। तो जत्था और मिसल के नाम पे बहुत सारे इनके समूह बने, किसके? सिखों के। और फिर क्या होता था, ये जत्था और मिसल मिलके ये कंबाइंड वे में, ये आपस में जो फोर्सेस थी, इनको कंबाइंड अगर कर दिया जाए तो इस कंबाइंड फोर्स का नाम था, या इस कंबाइंड एंटिटी या बॉडी का नाम था ग्रैंड आर्मी। इसको कहा जाता है सिख में दल खालसा। तो दल खालसा में कौन कौन आते हैं? जितने भी जत्थे बने और जितने भी यहां पर आपके मिसल बने, राइट। और ये जो पूरी बॉडी है जत्थों की और मिसलों की, जैसे J1 जत्था है, J2 जत्था है, मिसल 1 है, मिसल 2 है, ये सब मिलते थे कहां पर? अमृतसर में। कहां? अमृतसर में। और कब मिलते थे? ये बहुत बड़ा पावन त्योहार, बड़ा इंपॉर्टेंट त्योहार होता है बैसाखी। इनका? पंजाबियों का। तो बैसाखी में मिलते थे, और ऐसा भी नहीं, और दिवाली में भी मिलते थे। मतलब जो इंपॉर्टेंट समय होता था उसमें ये मिलते थे और बैठ के ये डिसीजन लेते थे। बैठ के ये तरह तरह की डिस्कशन करते थे और फाइनली किसी निष्कर्ष पे पहुंचते थे कि ये करना है, ये नहीं करना है। और जो इस मीटिंग में, जो बैसाखी के समय या दिवाली के समय मिसलों और जत्थों को मिला के जो डिस्कशन होता था और फाइनली जो डिसीजन होता था, या फाइनली जो भी इसका रिजल्ट आता था, उसको कहा जाता था गुरुमत्ता बोलते हैं इसको। अंग्रेजी में इसको गुरुमातास लिखेंगे, यानी रेजोल्यूशन ऑफ द गुरु। इसका मतलब गुरुओं ने जो तय किया। इसके साथ इन्होंने क्या किया, जैसे देखिए, कोई भी राजा, कोई भी किसी का भी नाम ले लीजिए, ये तभी चल पाएंगे जब यहां से ये टैक्स लेंगे, कर लेंगे। क्योंकि ये खुद तो कोई नौकरी नहीं कर रहे, खुद तो कोई किसान नहीं है, कोई तो कुछ काम नहीं कर रहे, तो इनको कहीं ना कहीं से कर चाहिए, कहीं टैक्स चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, टैक्स लगाया, जिसको कहते हैं राखी। कौन सा टैक्स लगाया? राखी। और राखी टैक्स ये था कि भाई आप किसान हो, ठीक है, यू आर अ फार्मर और अ पीजेंट, आपकी जगह जो है वो आप जितनी भी प्रोड्यूस होगी, मान लीजिए आप 100 क्विंटल धान पैदा कर रहे हैं, 20 क्विंटल हमें दे दीजिए, 20% हमें दे दीजिए, और इस 20% के देने पर
हम जत्था और मिसल वाले जो लोग हैं, या ये कहें दल खालसा वाले लोग जो हैं, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बाहर से अगर कोई भी आप पे आक्रमण करता है या आपको किसी तरीके की परेशानी क्रिएट करता है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको बचाएंगे। तो ये राखी की भी शुरुआत की। क्लियर। अब गुरु गोविंद सिंह साहब जो थे, ये जो मैं 10वें गुरु दिखा रहा हूं, इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बात कही। इन्होंने ये भी कहा कि देखिए ऐसा है कि जो खालसा है उनको एक बिलीव दिला दिया, खालसा को एक दिल में एक बात पैदा कर दी इनके दिलो दिमाग में कि हमारा जो डेस्टिनी है, हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है, या हम जो चाहते हैं या जो हम करेंगे, वो है रूल करना। इसको कहा गया राज करेगा खालसा, राज करेगा, इसको राज करेगा खालसा लगा देता हूं। मतलब इन्होंने कहा कि देखिए हम खालसा है और हम राज करेंगे, ये दिलो दिमाग में बिठा दिया। ठीक। तो ये जो इतना बड़ा इन्होंने एक बहुत जबरदस्त संगठन शुरुआत की और जो बनाया, दिलो दिमाग में डाल दिया, तो जो मुगल गवर्नर्स थे, ध्यान रखिए मुगल एम्परर को नहीं, मुगल गवर्नर्स को भी इन्होंने मजे चखा दिए, यानी कि रेजिस्टेंस या एक तरीके से घर्षण पैदा किया, उनको रोका। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था इन्होंने, तो मुगल एम्परर भी घबराने लगे या फिर उनको घबराया, उनको घबराने पे मजबूर हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, आए अहमद शाह अब्दाली। कौन साहब आए? अहमद शाह अब्दाली, इनका नाम हमने कई बार देखा। इन्होंने क्या किया था कि जो पंजाब का एरिया है और साथ में जो सरकार है सरहिंद की, सरकार ऑफ सरहिंद मुगल से, ये इन्होंने ले ली थी। तो इनके लिए भी इन्होंने बहुत मुश्किलें पैदा की, किन्होंने? सिखों ने। ठीक। उसके बाद जो खालसा इतना सब कुछ कर रहे थे, तो ये जो खालसा का मैं नाम ले रहा हूं, इन्होंने फिर से जो कॉइन है वो, यानी सिक्के, फिर से 1765 में जनरेट किए, निकाले। और इन सिक्कों में क्या लिखा था? इन सिक्कों नहीं, सिक्के, कॉइन्स में ये लिखा था जो चीज कही गई थी, जो बंदा बहादुर के समय चीज कही गई थी। तो बंदा बहादुर ने जो चीज कही, जो उपदेश दिए गए, या उनके समय में जो उपदेश दिए गए, ये जो बात कही गई, वही इन सिख कॉइन्स या जो सिक्के हैं उनमें दिखाई दिया। राइट। अब इतना आगे बढ़े कि अगर हम 18वीं शताब्दी के अंत में पहुंच जाएं, तो सिख का इलाका, जो कि पहले सतलुज से लेकर जमुना तक था, अब वो जमुना तक तो था, लेकिन सतलुज से और ऊपर चला गया सिंध नदी, या आप कहें सिंधु नदी या इंडस रिवर तक। इसका मतलब पहले वो कहां थे? पहले वो यहां से यहां तक थे, अब वो यहां से यहां तक आ गए। इतना बड़ा इलाका इन्होंने अपने नियंत्रण में लिया। तो अब ये सिंधु नदी से लेकर जमुना तक इनका पूरा एक आधिपत्य हो गया। लेकिन बात यही थी कि ये लोग अलग अलग बहुत अच्छे थे, लेकिन अलग अलग भाग में डिवाइडेड थे, कि एक भाग ये हो गया, एक समूह ये हो गया। तो फिर इनके सिखों में से एक साहब आए, महाराजा रंजीत सिंह। इनको ख्याल आया कि देखो, जब तक हम अलग रहेंगे ना, जब तक मुट्ठी जब तक बंद रही होगी, तब तक काम नहीं चलेगा। इन्होंने क्या किया, ये जो अलग अलग डिवीजन थे उनको एक किया। तो ये जो महाराजा रंजीत सिंह है, इनका नाम इतना इसलिए माना जाता है कि इन्होंने रीयूनाइट किया किनको, जो भी ग्रुप्स यहां पर दिख रहे थे, और उसके बाद इन्होंने अपना कैपिटल यहां पर लाहौर में बनाया। किन्होंने? महाराजा रंजीत सिंह ने ये जो लाहौर देख रहे हैं आप, यहां पर अपनी राजधानी बनाई। यहां पर किन्होंने बनाई? महाराजा रंजीत सिंह ने। कैसे? सबको कंबाइन करके। ठीक है। द मराठास, मराठाओं के बारे में बात करेंगे। पहले आपको वो इलाका दिखा देता हूं जहां से शुरुआत हुई थी, जो उनका प्रभुत्व था। लेकिन आप याद रखें, ये इनकी राजधानी है पूना उस जमाने में। और ये जो महाराष्ट्र का इलाका है, आप ये लाइनें देख रहे हैं कहां कहां की तरफ जा रही हैं। ये लाइनें बता रही हैं कि मराठा कहां कहां इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया। और जब लड़ाई हुई पानीपत की तीसरी, तब यहां से यहां, आप सोचिए अगर मराठा यहां पर है तो यहां लड़ाई क्यों हुई? इसका मतलब इनका आधिपत्य कहां तक पहुंच गया था? पंजाब तक पहुंच गया था। तो कहने का मतलब यह है कि जो मराठा किंगडम है, मराठा राज्य है, ये बेसिकली मुगल को काउंटर करता था। ये मुगल के अंडर में आए, कभी गए, कभी, हमेशा ये मुगल एम्पायर को, मराठा किंगडम हमेशा क्षति पहुंचाता रहता था, हमेशा इनकी लड़ाई चलती रहती थी। और सबसे बड़े इनके जो शुरुआत जिसने की थी, उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो आप हर नाम इन्हीं का देखेंगे। बहुत बड़े आदमी हुए उस जमाने के।
तो जो शिवाजी महाराज साहब हैं वो 1627 से लेकर इनका जो कार्यकाल रहा या फिर जब जब रहे तो 1680 तक ये रहे और बहुत जबरदस्त एक स्टेबल इन्होंने किंगडम दिया, यानी कि अच्छा किंगडम दिया। और साथ में इनके पीछे फैमिलीज थी, केवल अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, इनके पीछे लड़ाका फैमिली या वॉरियर फैमिलीज थी। और जो वॉरियर फैमिलीज थी इनको बोलते हैं देशमुख्स। क्या बोलते हैं? देशमुख्स। तो जो एक तो इनके पीछे एक सोर्स है जिसके कारण ये पावरफुल है। दूसरा, अब आप देखें कि कोई भी राजा तब तक पावरफुल नहीं होता जब तक उसके पास अच्छी आर्मी ना हो। तो इनके पास एक जबरदस्त आर्मी थी। किसकी थी? देखिए, फार्मर यानी पीजेंट्स और पैस्टोरलिस्ट। पैस्टोरलिस्ट मतलब जो पशुचारण करते हैं, पशुओं को चराते हैं। ये जो लोग थे काफी मोबाइल थे। मोबाइल मतलब एक तो एनर्जेटिक थे, इनमें बहुत ऊर्जा थी, और ये पीछे इनको कहा गया कुनबीज। ये लोग, इन्होंने एक तरीके से रीढ़ की हड्डी बनाई, मराठा आर्मी बनाई, और ये मराठा आर्मी इनके साम्राज्य या मराठा साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बनी। उसके बाद क्या हुआ, जब शिवाजी महाराज का जब डिमाइज हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, तो इफेक्टिवली पावर किसके पास आया? क्योंकि देखिए, शिवाजी महाराज ये है, इनका ये बेटे हुए, फिर इनके ये बेटे हुए, उनके पीछे जो साहब लोग थे, साहिबान थे, या कहे जो मिनिस्टर्स थे, खासतौर पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो आते थे यहां से। ये कौन साहब लोग हैं? ये हैं चित्पावन ब्राह्मण्स। कौन है? चित्पावन ब्राह्मण्स। इन्होंने शिवाजी के राज में काम किया, और उसके बाद आगे जितने भी इनके उत्तराधिकारी आई उनके साथ काम किया। तो इनको कहा गया पेशवा। कौन है ये? पेशवा। बेसिकली ये मिनिस्टर्स थे। तो इनके राज में जो ये इनका साम्राज्य है ये और आगे बढ़ा, और ये पूना जो देख रहे हैं, आज का जो पुणे है, वो यहाँ की इनकी कैपिटल बनी। इसके अगर हम आगे बढ़े तो जो पेशवा के अंडर में, पेशवा की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि मराठा बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन बन गया, यानी कि इनकी जो मिलिट्री पावर थी वो उसका कोई सानी नहीं था, बहुत सक्सेसफुल हो गए। और कैसे सक्सेसफुल हो गए? नॉर्मली क्या होता है, राजा एक फोर्ट बनाता है, लोग यहाँ रहते हैं, और अगर कोई दूसरा राजा इस फोर्ट को भेज देता है तो ये हार जाता है। इन्होंने ये काम किया नहीं, इन्होंने फोर्टिफाई नहीं किया, इन्होंने अपने किलेबंदी नहीं की। ये क्या करते थे, जैसे खासतौर पे मैंने बताया कि मुगल साम्राज्य के विरुद्ध थे, तो मुगल आर्मी कहीं जा रही है, इन्होंने पीछे से वार कर दिया या कोने से वार कर दिया, और ऐसे मैदानी इलाके पे वार करते थे कि भाई ना तो आपको खाना मिलेगा, ना पीना मिलेगा, ना सामान मिलेगा। रसद कुमक यानी कि जो सप्लाई लाइन्स है वो आप नहीं मिलती थी इनको। री इन्फोर्समेंट, अगर मुगल एम्पायर के ऊपर इन्होंने या मुगल सेनाओं पे इन्होंने आक्रमण किया और दूसरी मुगल सेना यहाँ पर आ गई, तो फिर तो ये काउंटर नहीं कर पाएंगे। मुगल साम्राज्य बहुत स्ट्रांग था, लेकिन ये उस तरीके से पीछे से वार करते थे या छुप के वार करते थे। उसे कहा गया गुरिल्ला वॉरफेयर। क्या कहा गया? गुरिल्ला वॉरफेयर। और जिसे कहते हैं ना, आप ये सोच रहे होंगे कि पीछे से वार करना है तो गलत करते थे। देखिए ऐसा है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में सब जायज है। अच्छा, हुआ ये कि 1720 और 1761 इसमें इन्होंने जबरदस्त पावर लिया और ये बहुत आगे बढ़े। देखिए, मुगल से, अब बहुत बड़ी बात होती है कि मुगल एम्पायर से कुछ छीन लेना। मुगल एम्पायर से इन्होंने मालवा और मुगल एम्पायर से इन्होंने गुजरात। ये आपका हो गया मालवा का इलाका और ये हो गया गुजरात। मुगलों से इन्होंने ये छीन लिया, राइट। और 1730 तक आते आते ये वहां के ओवरलॉर्ड बन गए, यानी कि ये जो डेक्कन पेनिनसुला है, ये जो इलाका है, यानी दक्कन का पठार है, ये प्रायद्वीप, इसको प्रायद्वीप, पेनिनसुला प्रायद्वीप होता है। ये जो इलाका होता है, ये समुद्र, तीन जगह से जो समुद्र से घिरा हो, ये इनके पास आ गया। यहाँ के ये राजा बन गए, मतलब जो मराठास थे वो यहाँ के किंग बन गए, राजा बन गए, जो भी नाम आप ले, सरदार बन गए। तो अब जब इतनी पावरफुल हो गए तो कैसे पावरफुल हो गए होंगे? इनको टैक्स लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। मतलब अगर इनकी आर्मी इतनी बड़ी मेंटेन करनी है तो इनको टैक्स लगाना पड़ेगा। तो इन्होंने टैक्स लगाया, जो इनके एम्पायर में आ गया उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया। तो दो तरीके के टैक्स है, एक है चौथ और एक है सरदेशमुखी। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो भी जिस जगह पे इनका राज था वहां पे जैसे 100 रुपए कोई उगा रहा है, 100 रुपए पैदा कर रहा है, या 100 रुपए का धान पैदा कर रहा है, जो भी 100 के हिसाब से समझ लीजिए, ये 25 ले लेंगे, चाहे पैसा हो चाहे सामान, 25 ले लेंगे। मतलब 1/4 इसे कहते हैं। जो ये राजस्व ऐसे वसूल करते थे कि भाई 1/4 25%, 1/4 ये ले लेते थे। ये मराठा कैलकुलेट वो करते थे। कौन करते थे? मराठा खुद इसको लेते थे। इसके अलावा एक और टैक्स था जो एडेड टैक्स था, मतलब 1/4 तो हो गया, प्लस आप कर लीजिए 9 से करीबन 10%।
ये टैक्स और लगता था, ये भी लैंड रेवेन्यू था, ये भी भू राजस्व था, जमीन के ऊपर राजस्व था। और ये किसको दिया जाता था? ये अलग से दिया जाता था, इसको हम सेस कह सकते हैं। एडेड था। ये जो रेवेन्यू कलेक्टर थे दक्कन में, इस क्योंकि ये इलाका इनका खुद का था, तो जिस इलाके में जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर तो ये 1/4 लगाएंगे, चौथ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर 1/4 भी लगाएंगे, साथ में सरदेश मुखी भी लगाएंगे कि चलिए 100 रुपये हो गए, आपने दे दिया हमें 25 रुपये, चलिए 9 रुपये और दीजिए। क्या है ये? सरदेश मुखी, ये इन्होंने लगाया। फिर आगे अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो 1737 में इन्होंने दिल्ली पे रेड किया, आक्रमण किया। उसके बाद इन्होंने जबरदस्त, भाई साहब, यहां से वो राजस्थान इन्होंने कब्जे में कर लिया, अगर नॉर्थ में देखें तो पंजाब कब्जे में कर लिया, बंगाल कब्जे में किया, उड़ीसा कब्जे में किया, ये कर्नाटका हो गया, साथ में तमिल और तेलुगु के जो कंट्रीज है, मतलब जो गांव के क्षेत्र है, वो भी कब्जे में कर लिए। तो लेकिन ये फॉर्मली मराठा एम्पायर कभी नहीं कहलाया, ये मराठा एम्पायर पूरा नहीं था। बस ये था कि ठीक है, हमने, ये मराठा ने आपको कब्जे में ले लिया या आप पे आक्रमण करके जीत लिया, आप एक काम करिए, आप हमारे अधीन मत होइए, लेकिन हमें उपहार दीजिए, हमें भेंट दीजिए, हमें गिफ्ट दीजिए, मतलब पैसा दीजिए। बेसिकली बात है कि ये रिसोर्सेज दीजिए, हमें रिसोर्सेज मतलब पैसा दीजिए। और जब पैसा आ गया तो ये पावरफुल हो गए, होते चले गए। लेकिन कहते हैं ना कि जब चीजें आगे बढ़ती हैं इस तरीके से तो कहीं ना कहीं वो नीचे भी आती है। बस यही था कि जो ये आगे बढ़ रहे थे वो केम एट अ प्राइस, वो एक उसकी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत सारे जितने भी रूलर्स हैं, अब ये जो हम लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जैसे जेम्स मिल ने डिवाइड किया कि भाई हिंदू मुसलमान और ब्रिटिश, ऐसे हिस्ट्री डिवाइड की है। ऐसा नहीं था, क्योंकि ये भी हिंदू, यहाँ भी हिंदू, लेकिन अगर आप किसी पे आक्रमण करोगे तो वो भी क्यों सुनेंगे, वो आप उनके एरिया को छीन रहे हैं। तो बहुत सारे रूलर्स जो थे इनके हॉस्टाइल हो गए, यानी इनके खिलाफ हो गए। किनके खिलाफ हो गए? मराठास के खिलाफ हो गए। तो फिर उसके बाद जब 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, ये हुआ था मराठा और अफगान्स के बीच में। तो अफगान्स को बहुत सारे यहाँ के जो लोकल सपोर्ट मिले, एलाइज मिले, दोस्त मिले, यार मिले, जिसके कारण मराठाओं को हरा दिया। क्लियर है? ये कहानी यहां तक हुई। अब आगे सुनिए आप, मैं जरा इसको क्लीन करना चाहूंगा क्योंकि अपना और कंटेंट है यहाँ पे। मराठाओं ने लेकिन बड़ा अच्छे काम किए। एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा चलाते थे, यानी कि जो प्रशासन का सिस्टम था बहुत अच्छा था। ये क्या करते थे, एक इलाके में जाते थे, फिर देखते थे कि यहाँ का रेवेन्यू कितना होना चाहिए, यहाँ पर लगान कितना लगाया जाए। इसके अलावा इन्होंने एग्रीकल्चर को, यानी कृषि को, और ट्रेड यानी व्यापार को, इसको बहुत आगे बढ़ाया। जो अलग अलग सरदार थे, जैसे आपके मराठा चीफ जिसे हम कहेंगे सिंधिया, जो ग्वालियर के थे, ऐसे गायकवाड़ जो बड़ौदा के थे, ऐसे भोसले जो नागपुर के थे, इन्होंने बड़ी बड़ी आर्मियां खड़ी कर ली, बहुत जबरदस्त आर्मियां कर ली, बहुत सुपर पावर हो गए। और उसके बाद 2 शहरों का नाम लूंगा जो आज भी आप जानते हैं, उज्जैन, बड़ा सबसे सुंदर और खूबसूरत शहर है। ऐसे ही आपका हो गया इंदौर, उज्जैन। ये उज्जैन और इंदौर ये बहुत बढ़िया, इंदौर को तो बाकायदा मिनी मुंबई बोला जाता है। और ये तो खैर बहुत अच्छी उज्जैन, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं यहाँ पे। ये जो सिंधिया के अंडर में, सिंधिया के संरक्षण में, ये कौन कौन से, वो देखिए, उज्जैन जो था सिंधिया के, इनके संरक्षण में, और दूसरा जो इंदौर की मैं बात कर रहा हूँ ये होलकर के संरक्षण में। ये जो शहर है ये बहुत बड़े शहर बन के उभरे। ये वाणिज्यिक, यानी इसको हम कह सकते हैं कमर्शियल, तो कमर्शियल और साथ में कल्चरल, सांस्कृतिक, कल्चरल, वाणिज्यिक और कल्चरल, यानी कमर्शियल और कल्चरल सेंटर के रूप में उभरे। इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने ना नए नए रूट्स निकाले, मराठाओं ने। जो सिल्क रूट था, जो यहाँ पर सिल्क था, बेसिकली चंदेरी का इलाका है, वो उसको एक नया वो मिल गया मार्केट, पुणे, ये मार्केट मिल गया मराठा का जो कैपिटल था। ऐसे ही बुरहानपुर एक जगह है, बुरहानपुर, वहां पर पहले क्या होता था कि भाई केवल आगरा ये और केवल सूरत, इनका जो काम होता था वो इसी इलाके में होता था, इस जगह से। लेकिन बुरहानपुर से अब और भी आगे बढ़ गए, यहाँ पर पूना और नागपुर, मतलब ये नागपुर हो गया, पुणे हो गया, इसमें भी इनको बहुत जबरदस्त चीज, जो कि ये सिल्क का काम होता था, और बहुत और भी चीजें थी जहां पर नए नए मार्केट बने। तो इस तरीके से हम मराठों को समझ सकते हैं। उसके बाद आती है बात जाटों की। जाट, JAT, जाट से लगता है कि भाई कोई लंबा चौड़ा स्ट्रांग आदमी होगा, और बात ये है ही भी, आज भी सही है। हुआ ये कि जो जाट थे उन्होंने अपनी जो पावर है, या फिर कहें कि जो इनका वेलर है, वो 7वीं और 8वीं शताब्दी में इन्होंने बढ़ाया, कंसोलिडेट किया, या फिर व्यवस्थित किया। इनमें एक साहब है जिनको आप यहां देख रहे हैं, इनका नाम है चूड़ामन जी। क्या नाम है? ये है चूड़ामन जी।
ये जो लीडर थे, इनके नेता थे चोलामन, इन्होंने क्या किया कि जो दिल्ली है, ये जो दिल्ली हो गया ना, इसका ये वाला पार्ट, कौन सा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो वेस्ट पार्ट है, मतलब ये जो पार्ट है, इसको इन्होंने डोमिनेट किया या इसको कंट्रोल किया, ठीक। और उसके बाद ये दो बड़ी बड़ी सिटीज, अब आप सोच लीजिए, मुगल एम्पायर दिल्ली, मुगल एम्पायर आगरा, कई मुगल राजाओं की राजधानी दिल्ली भी रही, कई आगरा भी रही, इसको भी इन्होंने अपने डोमिनेट किया। डोमिनेट ये नहीं कह रहा हूं मैं कब्जा कर लिया, लेकिन डोमिनेट किया। अब इसको आप समझ लीजिए कि जो ये लोग थे जाट लोग, ये एक तरीके से कस्टोडियन बन गए, संरक्षण बन गए आगरा के। अब सोचिए आप, आगरा क्या है, राजधानी मुगल एम्पायर की, उस पर अगर आप कस्टोडियन बन जाते हैं, इसका मतलब सोच सकते हैं आपका कितना पावर होगा। तो जाट है कौन, जाट थे कौन, ये है एग्रीकल्चरिस्ट, ये है समृद्ध एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब पैसे वाले कृषक, पीजेंट, फार्मर। और इनके जो दो टाउन थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट जिनकी हम बात करेंगे, वो है पानीपत और वो है बल्लभगढ़। ये ट्रेडिंग सेंटर के रूप में उभरे, मतलब व्यापारिक केंद्र की तरह ये आगे बढ़े। और इसमें एक साहब आएंगे, इनको देखिएगा, ये है महाराज सूरजमल, यहाँ जो आप नाम देख रहे हैं ना, वो इनका है। ये जो महाराज सूरजमल साहब है, इनके अंडर में भरतपुर, आगरा के जस्ट पास में ही है। अगर आप आगरा कभी गए होंगे तो जो मुंबई वाला रास्ता जाता है, वहीं पे आपको एकदम पास में ही भरतपुर पड़ता है। तो यहां पर जो भरतपुर है, ये जबरदस्त स्ट्रॉन्ग स्टेट बन के उभरा। अब इससे समझ लीजिए कितना स्ट्रॉन्ग था कि जब ये नादिर शाह देख रहे हैं आप, जब नादिर शाह साहब ने यहां पर दिल्ली पे आक्रमण किया, कब किया था, 1739 में। जब ये आक्रमण किया तो यहां पर इनके जितने बड़े बड़े दिल्ली के लोग थे, दिल्ली पे आक्रमण किया, ये कहां भागे, सबके सब भागे किनके पास, इनके पास, ये सूरजमल साहब के पास, कि भाई साहब हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो जो नादिर शाह का जो बेटा था, जवाहर शाह नाम है उसका, उसके पास 30,000 की सेना थी। तो सूरजमल साहब ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, 20,000 मराठा से लिया, अपनी तो थी 15,000 इन्होंने सिख लिए, और उसके बाद ये मुगल से भी लड़ाई की इन्होंने। मतलब सबको काउंटर या तगड़ा जवाब देने में ये बिल्कुल केपेबल थे। अब यहां पर आप दो अलग अलग फोर्ट देख रहे हैं। जो भरतपुर का फोर्ट है, इसको बड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल में या पुराने स्टाइल में जो चला आ रहा है उसमें बनाया गया है। दिग एक जगह है, वहां पर बहुत बढ़िया गार्डन, जो पुराने जमाने में बनाया जाता था ना, खासतौर पे जो शाहजहां ने बनाया, और जो हमारा हुमायूं का अकबरा है, तो अंबर बेसिकली जयपुर की बात हो रही है, और आगरा, वहां जो स्टाइल चलता था उसको इन्होंने यहाँ के आर्किटेक्चर स्टाइल में यूज किया, राइट। तो ये बात हुई आपके जाट साहब लोगों की। अब हम आते हैं जरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे। देखिए 1789 से लेकर मैं बात कर रहा हूँ 1794 की। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इन्होंने क्या किया कि जो बड़े बड़े लोग थे, एरिस्टोक्रेट जिसको हम कहते हैं, ये जो एरिस्टोक्रेट है, इनको चैलेंज किया। इनको ये जो रिवॉल्यूशन थे या रिवोल्ट थे या परिवर्तन था, इनके काउंटर के लिए थे। ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इसमें जो मिडिल क्लास है या फार्मर है या फिर जो काश्तकार हैं, आर्टिसंस हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है पावर चाहिए, हमें वो नहीं, जैसे क्लर्जी हो गए, मतलब जो लोग चर्च से रिलेटेड थे, या नोबिलिटी हो गए, बड़े बड़े लोग जो हो गए, नोबिलिटी मतलब जिसे कहते हैं अभिजात वर्ग, वो ये कहते थे कि भाई अगर आपने क्लर्जी या फिर नोबिलिटी, बड़े आदमी के घर में जन्म लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े ही हो गए। ये बर्थ से जो राइट मिलता है ना, उसके हम फेवर में नहीं है। मेरिट पे दो भाई, अगर हम में कोई अच्छा है तो वो आगे जाएगा, आप में कोई अच्छा है तो आप जाइए। मतलब इक्वल लॉज सबके लिए, और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इसकी बात की कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए, सबको समान मौका मिलना चाहिए। ओके। और हर एक आदमी जो था, जैसे क्लर्जी नोबिलिटी ही रूल बनाते थे, वही वोट करते थे, वही सारा फाइनल करते थे। इन्होंने कहा, जो रेवोल्यूशनिस्ट लोगों ने और उनके नेताओं ने कहा कि भाई हमको भी पार्टिसिपेट करना है इसमें, हमें भी वोट देना है, हमें भी, बेसिकली हम सिटीजन्स हैं, हमें सिटीजन्स मान के चलिए, हमें ऐसा नहीं कि बस आप जनता या भीड़ मान के चल रहे हैं। तो जो सिटीजनशिप की बात है, एक नेशन स्टेट की बात है, यानी कि एक हमारा देश हो, और जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट है, यानी लोकतांत्रिक हमारे जो पावर्स है, डेमोक्रेटिक राइट्स, ये हिंदुस्तान में कब आए? ये 19वीं शताब्दी के अंत में आए, मतलब 1850s के बाद हमारे यहाँ ये जन्म लेना शुरू किया। और उसी के बाद जो चीज़ बढ़ी, कैसे हमें स्वतंत्रता मिली और कैसे हम इस विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री बने हैं, ये तो हिस्ट्री है। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की।
बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।